ये कहानी मुगल सल्तनत के उस दौर की है जब जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा था और उनके दरबार के नवरत्न अपनी बुद्धिमानी और कला के लिए मशहूर थे, जिनमें सबसे चमकता हुआ सितारा बीरबल थे, जिनकी हाजिर जवाबी के किस्से हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे की जुबान पर थे। लेकिन दरबार में बीरबल की यही लोकप्रियता कई दरबारी और मंत्रियों के दिल में कांटों की तरह चुभती थी और वे हमेशा इस फिराक में रहते थे कि कैसे बादशाह सलामत के सामने बीरबल को नीचा दिखाया जाए या उन्हें किसी ऐसी मुसीबत में फंसाया जाए जहां से उनका निकलना नामुमकिन हो। और इसी ईर्ष्या और जलन की आग में एक दिन एक नई साजिश रची गई, जिसका नाम बाद में मुर्गे का अंडा और बादशाह का डंडा पड़ा। गर्मियों की एक दोपहर थी जब फतेहपुर सीकरी का शाही दरबार सजा हुआ था और हवा में खसकी ठंडक और इत्र की खुशबू मिली हुई थी, जिससे माहौल बेहद खुशनुमा लग रहा था। बादशाह अकबर अपने तख्ते ताउस पर विराजमान थे और दरबार की कार्यवाही चल रही थी। तभी अकबर के एक करीबी दरबारी मुल्ला दो प्याजा और उनके कुछ साथियों ने बादशाह के कान भरने शुरू किए कि बीरबल अब पहले जैसे चतुर नहीं रहे और उनकी बुद्धिमानी पर जंग लगता जा रहा है, क्योंकि अब उन्हें कोई भी मुश्किल काम नहीं दिया जाता, इसलिए वो आराम तलबी में वक्त गुजार रहे हैं। बादशाह अकबर जानते थे कि बीरबल जैसा बुद्धिमान कोई दूसरा नहीं है, लेकिन इंसानी फितरत के मुताबिक उन्हें भी कभी कभी मजे लेने और बीरबल की परीक्षा लेने का शौक चर्राता था और दरबारियों की बातों ने उस शौक को हवा दे दी। अकबर ने सोचा कि आज बीरबल को एक ऐसा काम सौंपा जाए जो न केवल असंभव हो, बल्कि जिसे सुनकर अक्ल के घोड़े भी दौड़ना बंद कर दें। अकबर ने अचानक अपने वजीर को इशारा किया और पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें बादशाह के होठों पर टिकी थी कि अब क्या फरमान जारी होगा। बादशाह ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए बीरबल की ओर देखा और बेहद संजीदा आवाज में कहा, बीरबल, हमें लगता है कि हमारे शाही बगीचे में सब कुछ है, लेकिन एक चीज की कमी है जो हमें कल रात ख्वाब में दिखाई दी, और वो चीज है मुर्गे का अंडा। मुझे हकीमों ने बताया है कि मेरी सेहत और सल्तनत की खुशहाली के लिए एक मुर्गे का अंडा बेहद जरूरी है और ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया और फिर धीरे धीरे कुछ दरबारियों के चेहरों पर कुटिल मुस्कान तैरने लगी, क्योंकि हर कोई जानता था कि मुर्गी अंडा देती है, मुर्गा नहीं। ये प्रकृति के नियम के खिलाफ है और बादशाह ने जानबूझकर बीरबल को फंसाने के लिए ये मांग रखी है। बीरबल भी बादशाह की बात सुनकर एक पल के लिए चौंके, लेकिन उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। उन्होंने बहुत ही विनम्रता से पूछा, जहांपनाह, क्या मैं सही सुन रहा हूं? आपको मुर्गी का नहीं बल्कि मुर्गे का अंडा चाहिए? बादशाह ने कड़क आवाज में कहा। हाँ बीरबल, बिल्कुल सही सुना तुमने, हमें मुर्गे का ही अंडा चाहिए। और याद रहे, अगर कल सुबह दरबार लगने तक तुम मुर्गे का अंडा लेकर हाजिर नहीं हुए तो तुम्हें बादशाह का डंडा यानी कोड़ों की सजा मिलेगी और हो सकता है तुम्हें मंत्री पद से हटाकर हमेशा के लिए दरबार से निकाल दिया जाए। दरबारियों की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्हें लगा कि आज तो बकरे की मां खैर नहीं मना पाएगी, क्योंकि ये काम असंभव था। बीरबल ने बादशाह के चेहरे को गौर से देखा और समझ गए कि ये महज एक खेल है, लेकिन ये खेल खतरनाक हो सकता है अगर सही चाल न चली गई। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म जहांपनाह, मुझे कल सुबह तक का वक्त दिया जाए। मैं आपकी इस नायाब ख्वाहिश को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये कहकर बीरबल दरबार से बाहर निकल गए, लेकिन उनके जाते ही दरबार में हंसी के फव्वारे छूट पड़े। विरोधी दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगे कि अब बीरबल कहां से मुर्गे का अंडा लाएगा। अब तो उसकी शामत पक्की है और कल का सूरज बीरबल के पतन का सूरज होगा। बीरबल जब अपने घर पहुंचे तो उनका चेहरा थोड़ा गंभीर था। उनकी बुद्धिमानी पत्नी और चतुर बेटी ने जब उन्हें इस हालत में देखा तो उन्होंने कारण पूछा। बीरबल ने पूरी घटना विस्तार से बताई कि कैसे बादशाह ने भरे दरबार में उनकी बेइज्जती करने की ठान ली है और एक असंभव मांग रखती है, और अगर वो पूरी नहीं हुई तो सजा भुगतनी होगी। बीरबल की पत्नी घबरा गई और बोली, ये तो सरासर नाइंसाफी है। भला मुर्गा भी कभी अंडा दे सकता है? आप बादशाह को जाकर मना क्यों नहीं कर देते कि ये नामुमकिन है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, बेगम, बादशाह से ना कहने का मतलब है अपनी हार मान लेना
और बीरबल हार मानने वालों में से नहीं है। समस्या ये नहीं है कि अंडा कहां से आएगा, समस्या ये है कि बादशाह के इस बेतुके सवाल का जवाब उसी की भाषा में कैसे दिया जाए। रात गहरी होती गई और बीरबल अपने कक्ष में टहलते रहे। उनके दिमाग में कई विचार आ रहे थे और जा रहे थे, लेकिन कोई भी विचार इतना दमदार नहीं था जो बादशाह की बोलती बंद कर सके। तभी उनकी नजर अपनी बेटी पर पड़ी जो आंगन में खेल रही थी, और अचानक उनके दिमाग में एक बिजली सी कौंधी एक ऐसा विचार आया जो इतना सरल था लेकिन इतना प्रभावशाली कि बादशाह भी निरुत्तर हो जाएंगे। बीरबल ने चैन की सांस ली और अपनी पगड़ी उतारकर आराम से सो गए। उन्हें सोता देख उनके परिवार को भी तसल्ली हुई कि जरूर कोई न कोई हल निकल आया है। अगली सुबह का सूरज निकला और फतेहपुर सीकरी में एक अजीब सी हलचल थी। आज दरबार में सामान्य दिनों से ज्यादा भीड़ थी, क्योंकि खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी कि आज बीरबल को मुर्गे का अंडा लाना है, और अगर वो नाकाम रहे तो उन्हें सजा मिलेगी। लोग अपने घरों से निकलकर दरबार की ओर चल पड़े थे, ये देखने के लिए कि आखिर आज क्या तमाशा होने वाला है। दरबारियों ने पहले से ही अपनी जगह ले ली थी, और मुल्ला दो प्याजा तो आज सबसे आगे वाली पंक्ति में बैठे थे ताकि बीरबल के अपमान का पूरा लुत्फ उठा सके। बादशाह अकबर भी समय पर आ गए और तख्त पर बैठते ही उनकी नजरें बीरबल को खोजने लगी, लेकिन बीरबल की जगह खाली थी। समय बीतता गया, सूरज ऊपर चढ़ता गया, लेकिन बीरबल का कहीं पता नहीं था। बादशाह के चेहरे पर अब गुस्से के भाव आने लगे थे। उन्होंने अपने सिपाहियों को हुक्म देने ही वाले थे कि जाओ बीरबल को घसीट कर लाओ। तभी दरबार के मुख्य द्वार पर हलचल हुई और बीरबल अंदर दाखिल हुए। लेकिन बीरबल की हालत देखकर हर कोई हैरान रह गया। बीरबल, जो हमेशा साफ सुथरे और सलीके से कपड़े पहनते थे, आज उनके कपड़े थोड़े अस्त व्यस्त थे। उनकी सांस फूल रही थी और वो पसीने से लथपथ थे, जैसे कि वो मीलों दौड़कर आ रहे हों। और सबसे अजीब बात यह थी कि वो मुंह से अजीब सी आवाजें निकाल रहे थे। बीरबल दरबार के बीचों बीच पहुंचे और बादशाह को सलाम करने के बजाय जोर जोर से हांफने लगे। अकबर ने गुस्से से पूछा, बीरबल, ये क्या तमाशा है? तुम इतनी देर से क्यों आए हो? और क्या तुम वो चीज लाए जो मैंने मंगवाई थी? कहाँ है मुर्गे का अंडा? अगर नहीं लाए तो सजा के लिए तैयार हो जाओ। बीरबल ने एक लंबी सांस ली और अपनी कमर पर हाथ रखकर बोले, जहांपनाह, गुस्ताखी माफ हो। मैं तो समय से भी पहले आने वाला था, लेकिन क्या करूं, कुदरत के नियम और आपकी मांग ने मुझे ऐसा उलझा दिया कि बता नहीं सकता। मैं मुर्गे का अंडा लाने ही वाला था कि अचानक शहर के सारे मुर्गे मेरे पीछे पड़ गए। बादशाह और दरबारी ये सुनकर चकरा गए। अकबर ने कहा, पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ कि अंडा कहाँ है और तुम इतनी देर से क्यों आए? बीरबल ने फिर एक बार अपनी सांसों को नियंत्रित किया और बोले, हुजूर आला, बात दरअसल ये है कि जब मैं मुर्गे का अंडा लेने गया तो मुझे याद आया कि मुर्गे का अंडा तो तभी मिल सकता है जब मुर्गा खुद वहां मौजूद हो, और चूंकि आपने हुक्म दिया था इसलिए मैं एक मुर्गे की तलाश में निकल गया। लेकिन जैसे ही मुझे एक मुर्गा मिला और मैंने उससे अंडा मांगा तो उसने कहा कि अंडा तो मैं दे दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें अपनी बिरादरी का सबूत देना होगा। बादशाह झल्लाए और बोले, बीरबल, क्या फिजूल की बातें कर रहे हो? मुर्गा कैसे बोल सकता है और बिरादरी का क्या मतलब? बीरबल ने मासूमियत से कहा, यही तो मैं भी सोच रहा था जहांपनाह, लेकिन तभी मुझे ख्याल आया कि अगर बादशाह सलामत मुर्गे से अंडा मांग सकते हैं तो मुर्गा भी तो इंसान से बात कर सकता है। लेकिन असली वजह यह है कि मैं लेट इसलिए हुआ क्योंकि जब मैं दरबार आ रहा था तो मैंने देखा कि यहां बैठे सारे दरबारी अपनी अपनी जगह पर एकदम शांत और शरीफ बनकर बैठे हैं, जैसे कि वो मुर्गियां हों जो अपने अंडों को से रही हों। दरबारियों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। बीरबल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, महाराज, जब सारे दरबारी मुर्गियां बनकर दरबार में बैठे हैं तो फिर इस दरबार का मुर्गा कौन हुआ? जाहिर है जो सबसे ताकतवर हो, जो सबकी रक्षा करता हो और जो सबसे अलग हो। और इस पूरे दरबार में वो सिर्फ मैं ही हूं जो आपकी हर मुश्किल पहेली का सामना एक निडर मुर्गे की तरह करता हूं। इसलिए हुजूर, मैं लेट इसलिए हुआ क्योंकि मुझे सुबह सुबह इन सारी मुर्गियों को जगाने के लिए बांग देनी पड़ी, कुकड़ू को कुकड़ू को। बीरबल ने भरे दरबार में जोर से मुर्गे की तरह बांग दी, जिसे सुनकर बादशाह
अकबर हक्के बक्के रह गए। एक पल के लिए सन्नाटा छाया रहा और फिर बादशाह जोर जोर से हंसने लगे। बीरबल की इस हाजिर जवाबी का कोई तोड़ नहीं था। उन्होंने न केवल बादशाह के असंभव सवाल का जवाब दिया था, बल्कि उन सभी जलने वाले दरबारियों को मुर्गी कहकर उनकी बोलती भी बंद कर दी थी। बीरबल का तर्क बिल्कुल सीधा और मजेदार था कि चूंकि मुर्गे अंडे नहीं देते और अगर आप मुझसे अंडा मांग रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप मुझे मुर्गी समझ रहे हैं। लेकिन चूंकि मैं अंडा नहीं लाया, इसलिए मैं साबित करता हूं कि मैं मुर्गा ही हूं और मुर्गे का काम अंडा देना नहीं बल्कि बांग देना है। अकबर अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे। उनकी आंखों में पानी आ गया। उन्होंने अपने सिंहासन से उठकर बीरबल को गले लगा लिया और कहा, मान गए बीरबल, वाकई तुम्हारी अक्ल का कोई जवाब नहीं। हमने तुम्हें फंसाने के लिए एक असंभव जाल बुना था, लेकिन तुम उस जाल को काटकर ही नहीं निकले, बल्कि उस जाल में हमें और पूरे दरबार को ही फंसा दिया। तुमने साबित कर दिया कि जब सवाल बेतुका हो तो उसका जवाब ही उतना ही बेतुका और मजेदार होना चाहिए। जो लोग तुम्हें मूर्ख साबित करना चाहते थे, आज वो खुद मुर्गियां बनकर रह गए हैं। विरोधी दरबारियों के सिर शर्म से झुक गए थे। वो जिस डंडे का इंतजार कर रहे थे, वो डंडा बीरबल पर नहीं बल्कि उन्हीं की इज्जत पर पड़ा था। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथियों को समझ आ गया कि बीरबल से पंगा लेना मतलब अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। बादशाह अकबर ने खुश होकर बीरबल को न केवल माफ किया, बल्कि उन्हें अपने गले की मोतियों की माला उतारकर इनाम में दी और ऐलान किया कि बीरबल की जगह इस दरबार में कोई नहीं ले सकता, क्योंकि जहां सबकी सोच की सीमा खत्म होती है, वहां से बीरबल की सोच शुरू होती है। उस दिन के बाद से मुर्गे का अंडा एक मुहावरा बन गया, जिसका इस्तेमाल तब किया जाने लगा जब कोई किसी से असंभव चीज की मांग करता और बादशाह का डंडा उस खतरे का प्रतीक बन गया जो अक्लमंदी से टाला जा सकता है। बीरबल ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि अगर आपके पास बुद्धि है तो आप दुनिया की किसी भी ताकत और किसी भी असंभव परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं और हसीम जाक में ही सही बड़ी से बड़ी मुसीबत को चुटकी में हल कर सकते हैं। ये कहानी आज भी हमें याद दिलाती है कि समस्या चाहे कितनी भी बड़ी और अजीब क्यों न हो, अगर हम ठंडे दिमाग और चतुराई से काम ले तो उसका हल जरूर निकलता है। और कभी कभी हास्य और व्यंग्य वो हथियार बन जाते हैं जो तलवार से भी ज्यादा गहरा घाव करते हैं, जैसा कि बीरबल ने उन दरबारियों के अहंकार पर किया था। मुगलिया सल्तनत का वह दौर अपनी पूरी आन बान और शान के साथ इतिहास के पन्नों में दर्ज हो रहा था और शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार न केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में अपनी भव्यता और न्याय के लिए मशहूर था। जहां एक तरफ तलवारों की खनक थी तो दूसरी तरफ सुर और ताल की महफिलें सजी रहती थी। लेकिन इन सब के बीच जो चीज सबसे ज्यादा चमकती थी वह थी नवरत्नों की बुद्धिमानी, जिनमें बीरबल का नाम सबसे ऊपर आता था। बीरबल की हाजिर जवाबी और अक्लमंदी के किस्से हवाओं के साथ बहते थे और यही शोहरत दरबार के कई दूसरे मंत रियों और विद्वानों के दिल में ईर्ष्या की ऐसी आग जलाती थी जो कभी बुझने का नाम नहीं लेती थी। वे हमेशा इसी फिराक में रहते थे कि कब बीरबल चूके और कब उसे बादशाह की नजरों से गिराया जाए। इसी ईर्ष्या और जलन के माहौल में एक दिन एक ऐसी अजीबोगरीब घटना की नींव पड़ी जो आगे चलकर गधे को संस्कृत कौन सिखाएगा नामक मजेदार किस्से के रूप में मशहूर हुई। सर्दियों की गुनगुनी धूप खिली हुई थी और दीवान खास में बादशाह अकबर अपने कुछ खास मंत्रियों और विद्वानों के साथ बैठे हुए थे। चर्चा का विषय था शिक्षा और ज्ञान का महत्व। दरबार में मौजूद एक घमंडी पंडित जिनका नाम विद्याधर था और जो अपनी संस्कृत विद्या पर बहुत इतराते थे, उन्हें बीरबल की निकटता बिल्कुल नहीं भाती थी। विद्याधर को लगता था कि बीरबल तो बस बातों का जादूगर है, असली ज्ञान तो वेदों और शास्त्रों में है जो केवल उनके पास है मौका पाकर। विद्याधर ने बादशाह से कहा, जहां पनाह आपकी सल्तनत में ज्ञान का सूरज चमक रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में एक चमत्कार होना बाकी है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसा चमत्कार? पंडित जी विद्याधर ने तिरछी नजरों से बीरबल की ओर देखा और एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, हुजूर, असली शिक्षक वही है जो न केवल इंसानों को
बल्कि जानवरों को भी विद्वान बना दे सुना है। बीरबल अपनी बुद्धिमानी से पत्थर से भी पानी निकाल सकते हैं, तो क्या वे एक गधे को देववाणी संस्कृत नहीं सिखा सकते? यह प्रस्ताव सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई हैरान था कि यह कैसा बेतुका सवाल है, भला गधा भी कभी बोल सकता है, और वो भी संस्कृत जैसी क्लिष्ट और पवित्र भाषा। लेकिन विद्याधर ने यह जाल बहुत सोच समझ कर फेंका था। अगर बीरबल मना करते तो उनकी काबिलियत पर सवाल उठता, और अगर हाँ करते तो फंसना तय था। बादशाह अकबर भी इस प्रस्ताव को सुनकर मुस्कुराए। उन्हें बीरबल की परीक्षा लेने में हमेशा मजा आता था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल पंडित जी का विचार बहुत ही क्रांतिकारी है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक गधे को संस्कृत सिखा सकते हो? ये काम असंभव लगता है, लेकिन तुम्हारे लिए तो असंभव शब्द बना ही नहीं है। बीरबल तुरंत समझ गए कि ये पंडित विद्याधर की एक गहरी चाल है, उन्हें नीचा दिखाने के लिए। लेकिन बीरबल भी कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। उन्होंने चेहरे पर रत्ती भर भी शिकन नहीं आने दी और बड़ी गंभीरता से सिर हिलाते हुए बोले, जहांपनाह पंडित जी ने मेरी काबिलियत पर जो भरोसा जताया है, मैं उसका आभारी हूं। और जहां तक बात गधे को संस्कृत सिखाने की है, तो ये काम मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। शिक्षा और धैर्य से तो पहाड़ को भी राई बनाया जा सकता है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। मैं गधे को संस्कृत सिखाऊंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। अकबर और दरबारी ये सुनकर दंग रह गए कि बीरबल ने हामी भर दी है। विद्याधर के तो मन में लड्डू फूटने लगे कि अब तो बीरबल का फंसना पक्का है। अकबर ने पूछा, कैसी शर्तें बीरबल? बीरबल ने कहा, हुजूर, पहली बात तो ये कि संस्कृत कोई आसान भाषा नहीं है। इसे सीखने में इंसानों को बरसों लग जाते हैं, तो गधे को तो वक्त लगेगा ही। मुझे इस काम के लिए पूरे 6 महीने का वक्त चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि पढ़ाई के दौरान गधे को एकांत की जरूरत होगी, इसलिए मुझे शहर के बाहर एक अलग हवेली और गधे के खानपान के लिए शाही खजाने से विशेष प्रबंध चाहिए, क्योंकि पौष्टिक भोजन के बिना दिमाग नहीं चलता, चाहे वो इंसान का हो या गधे का। बादशाह अकबर ने बीरबल की सारी शर्तें मान ली। शाही अस्तबल से एक तगड़ा और हटा कट्टा गधा चुना गया और उसे बीरबल के हवाले कर दिया गया। बीरबल उस गधे को लेकर अपने घर नहीं, बल्कि शहर के बाहर एक शांत हवेली में चले गए, जहां उन्होंने अपनी पाठशाला शुरू की। पूरे शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई कि बीरबल पागल हो गए हैं और गधे को संस्कृत सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। विद्याधर और उनके साथी तो रोज जश्न मनाते कि 6 महीने बाद जब बीरबल खाली हाथ लौटेंगे तो उनका क्या हाल होगा। वे कल्पना करते कि कैसे भरे दरबार में बीरबल का मजाक उड़ाया जाएगा। इधर बीरबल हवेली के अंदर गधे के साथ क्या कर रहे थे, ये किसी को नहीं पता था। बीरबल ने गधे को संस्कृत सिखाने के बजाय एक अलग ही तरह का प्रशिक्षण देना शुरू किया। बीरबल जानते थे कि जानवर भाषा नहीं बोल सकते, लेकिन वे आदतों के गुलाम होते हैं। बीरबल रोज गधे को भूखा रखते और फिर एक मोटी सी किताब, जिसके पन्नों के बीच में उन्होंने चने और हरी घास के तिनके छिपा रखे होते थे, उसे गधे के सामने रख देते। गधा भूख से बेहाल होकर किताब को सूंघता और अपनी जीभ और थूथन से पन्नों को पलटने की कोशिश करता। जैसे ही वो पन्ना पलटता, उसे खाने को कुछ दाने मिल जाते। इस तरह धीरे धीरे गधे को ये आदत पड़ गई कि किताब के पन्ने पलटने पर ही खाना मिलता है। दिन बीतते गए और हफ्ते महीनों में बदल गए। बीरबल ने गधे की ये ट्रेनिंग इतनी पक्की कर दी कि अब गधा किताब देखते ही उतावला हो जाता और धड़ाधड़ पन्ने पलटने लगता। ये देखकर बीरबल मन ही मन मुस्कुराते कि अब दरबार में तमाशा देखने लायक होगा। उधर दरबार में समय समय पर अकबर बीरबल की खबर लेते रहते। बीरबल हर बार संदेश भिजवाते कि गधा बहुत होनहार है और अब वो व्याकरण के कठिन नियमों को समझ रहा है। कभी कहते कि गधा अब श्लोकों का उच्चारण सीखने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर बादशाह को हंसी आती और विद्याधर को यकीन हो जाता कि बीरबल सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। आखिरकार 6 महीने का समय पूरा होने को आया। दरबार में एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया। उस दिन भीड़ इतनी थी कि तिल रखने की जगह नहीं थी। हर कोई अपनी आंखों से उस चमत्कारी गधे को देखना चाहता था जो संस्कृत बोलता हो। विद्याधर अपने साथियों के साथ सबसे अगली कतार में बैठे थे
उनके चेहरे पर विजय की चमक थी। बादशाह अकबर अपने तख्त पर विराजमान हुए और उन्होंने ऐलान किया कि बीरबल को हाजिर किया जाए। दरबार के मुख्य द्वार पर हलचल हुई और बीरबल उस गधे की रस्सी थामे हुए अंदर दाखिल हुए। गधा इन 6 महीनों में शाही खाना खाकर खूब मोटा ताजा हो गया था और उसकी चाल में भी एक अजीब सी अकड़ आ गई थी। बीरबल ने बादशाह को झुककर सलाम किया और गधे ने भी, शायद बीरबल के इशारे पर या आदतवश, अपना सिर हिलाया। अकबर ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ पूछा, आओ बीरबल, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और उससे भी ज्यादा इंतजार हमें तुम्हारे इस विद्वान छात्र का है। बताओ, क्या इसने संस्कृत सीख ली है? क्या हम इससे शास्त्रार्थ कर सकते हैं? बीरबल ने बड़ी विनम्रता से कहा, जहांपनाह, ये गधा अब साधारण गधा नहीं रहा। इसने कड़ी तपस्या की है और संस्कृत का इतना गहरा ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि बड़े बड़े पंडित भी इसके सामने पानी भरे। लेकिन आज ये थोड़ा नाराज है क्योंकि इसे लगता है कि दरबार में इसका उचित सम्मान नहीं किया गया। विद्याधर ने बीच में टोकते हुए कहा, बीरबल बातें मत बनाओ। अगर इसने संस्कृत सीखी है तो इसे कुछ बुलवाकर दिखाओ या इसे कोई किताब पढ़ने को दो। बीरबल ने कहा, बिल्कुल पंडित जी, मैं अभी प्रमाण देता हूं। बीरबल ने इशारा किया और एक सेवक एक बहुत मोटी और भारी भरकम ग्रंथ लेकर आया। बीरबल ने वो ग्रंथ गधे के सामने एक ऊंचे आसन पर रख दिया। दरअसल बीरबल ने आज सुबह से गधे को कुछ भी खाने को नहीं दिया था। गधा भूख से बिलबिला रहा था। जैसे ही उसके सामने किताब आई, उसे अपनी ट्रेनिंग याद आ गई। उसे लगा कि इस किताब के पन्नों के बीच जरूर खाना होगा। गधे ने तुरंत किताब पर अपनी थूथन मारी और तेजी से पन्ने पलटने लगा। वो एक पन्ना पलटता, वहां कुछ न पाकर जोर से फुफकारता और फिर दूसरा पन्ना पलटता। वो इतनी तेजी से पन्ने पलट रहा था कि उसकी आवाज पूरे दरबार में गूंज रही थी, सरसर। फड़फड़ पन्ने पलटने के साथ साथ गधा बीच बीच में जोर जोर से रेंकने भी लगता, धेंचू धेंचू, क्योंकि उसे खाना नहीं मिल रहा था और वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा था। दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग फटी आंखों से देख रहे थे कि एक गधा सचमुच किताब पढ़ रहा है या कम से कम पन्ने तो पलट ही रहा है। थोड़ी देर बाद जब गधे को पूरी किताब में कहीं कुछ नहीं मिला तो उसने निराश होकर जोर से एक लंबी बांग दी और बादशाह की ओर देखकर जोर जोर से रेंकने लगा। बीरबल ने तुरंत गधे की पीठ थपथपाई और बादशाह की ओर मुखातिब होकर बोले, जहांपनाह, देखा आपने मेरा शिष्य कितनी तेजी से ग्रंथ पढ़ रहा है और अब यह आपसे संस्कृत में कुछ कह रहा है। अकबर, जो अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने पूछा, बीरबल, ये क्या कह रहा है? हमें तो सिर्फ ढेंचू ढेंचू सुनाई दे रहा है। बीरबल ने बेहद गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, हुजूर, ये गधा कह रहा है कि इसने पूरा ग्रंथ पढ़ लिया है, लेकिन इसे इस बात का गहरा दुख है कि बादशाह के दरबार में अतिथि सत्कार के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। ये वेदों का एक श्लोक उद्धृत करते हुए कह रहा है कि अतिथि देवो भव, यानी मेहमान भगवान समान होता है। लेकिन यहां इतनी देर से खड़े होने के बावजूद किसी ने इसे पानी तक नहीं पूछा। यह आपकी व्यवस्था पर संस्कृत में कड़ी आलोचना कर रहा है और पंडित विद्याधर जी से पूछ रहा है कि क्या उन्हें शास्त्रों का ये बुनियादी नियम भी नहीं पता। पूरे दरबार में हंसी का फव्वारा छूट पड़ा। बादशाह अकबर लोटपोट हो गए। विद्याधर का चेहरा देखने लायक था, वो शर्म से लाल हो गए थे। बीरबल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, और हुजूर, ये गधा ये भी कह रहा है कि अगर किसी को मेरी विद्वत्ता पर शक है तो वो आगे आए और मुझसे संस्कृत में शास्त्रार्थ करे। मैं गधा मौन व्रत धारण करके सिर्फ पन्ने पलटकर उसका जवाब दूंगा, क्योंकि मूर्खों के साथ जुबान लड़ाना विद्वानों को शोभा नहीं देता। बादशाह अकबर ने हंसते हुए अपने आंसू पोंछे और बोले, बीरबल, मान गए। तुम्हारी बुद्धिमानी को तुमने न केवल गधे को किताबी कीड़ा बना दिया, बल्कि उसकी भाषा का ऐसा अनुवाद किया कि हम निरुत्तर हो गए। फिर अकबर ने विद्याधर की ओर देखा जो नजरें चुरा रहे थे और कहा, पंडित जी, क्या आप इस विद्वान गधे से शास्त्रार्थ करना चाहेंगे या बीरबल की बात मान लेंगे? विद्याधर को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। उन्होंने सिर झुका लिया और मान लिया कि बीरबल को हराना असंभव है। बीरबल ने फिर समझाया, जहांपनाह, शिक्षा का मतलब सिर्फ रटना नहीं होता और हर जीव की अपनी सीमा होती है। गधे को जबरदस्ती संस्कृत पढ़ाना
प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, लेकिन अगर कोई जिद पर अड़ जाए तो उसे इसी तरह समझाया जा सकता है। मैंने इसे पढ़ना तो नहीं सिखाया, लेकिन इसे ये जरूर सिखा दिया कि किताब में ज्ञान या भोजन कैसे ढूंढा जाता है, और रही बात इसके रैंकने की, तो गधे की भाषा गधा ही समझ सकता है, या फिर वो इंसान जो गधों की संगत में ज्यादा रहा हो। मैंने तो बस इसका अनुवाद किया जो मुझे सही लगा। बादशाह अकबर बीरबल की इस चतुराई से इतने खुश हुए कि उन्होंने बीरबल को इनाम में ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं दी, और उस गधे को भी शाही अस्तबल में आराम से रहने की इजाजत मिल गई। ये कहानी जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई, और लोगों को समझ आ गया कि विद्वान वो नहीं जो असंभव का दावा करे, बल्कि विद्वान वो है जो अपनी बुद्धि से असंभव दिखने वाली मूर्खतापूर्ण स्थिति को भी हंसी और सबक में बदल दे। बीरबल ने साबित कर दिया कि दुनिया में कोई भी काम कठिन हो सकता है, लेकिन हाजिर जवाबी और कॉमन सेंस से हर ताले की चाबी बनाई जा सकती है। उस दिन के बाद से दरबार में किसी ने भी बीरबल को ऐसी उटपटांग चुनौती देने की हिम्मत नहीं की, और गधे को संस्कृत सिखाना एक मुहावरा बन गया जिसका इस्तेमाल तब किया जाता जब कोई किसी मूर्ख पर अपनी मेहनत बर्बाद कर रहा हो। मुगल सल्तनत की शानो शौकत अपने चरम पर थी, और शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार न केवल अपनी भव्यता के लिए जाना जाता था, बल्कि वहां होने वाले अनूठे फैसलों और बुद्धिमानी के इम्तिहानों के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर था। बादशाह अकबर को नई नई चीजों का शौक था, और अक्सर उनका मन कुछ ऐसा करने को मचलता था जो आज तक किसी ने न किया हो। इसी शौक ने कई बार दरबारियों के लिए मुसीबतें खड़ी की थी, और कई बार बीरबल के लिए अपनी काबिलियत साबित करने का मौका भी दिया था। दरबार में बीरबल की बढ़ती हुई ताकत और बादशाह के साथ उनकी नजदीकी हमेशा से ही कई मंत्रियों और नवाबों की आंखों की किरकिरी बनी हुई थी। वे दिन रात इसी उधेड़बुन में लगे रहते थे कि कैसे बीरबल को किसी ऐसे चक्रव्यूह में फंसाया जाए जहां उसकी अक्ल काम करना बंद कर दे और बादशाह की नजरों में उसका कद छोटा हो जाए। इसी साजिश और बादशाह के एक अजीबोगरीब ख्वाब ने मिलकर एक ऐसी कहानी को जन्म दिया जो हवा में लटकता हुआ महल के नाम से इतिहास में दर्ज हो गई। कहानी की शुरुआत वसंत ऋतु की एक सुहावनी शाम से होती है, जब बादशाह अकबर अपने शाही बाग में टहल रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और फूलों की भीनी भीनी खुशबू माहौल को मदहोश कर रही थी। बादशाह का मन बहुत शांत था, और इसी शांति में उन्हें नींद आ गई। उन्होंने वही बाग में बने एक मखमली बिस्तर पर लेटते ही एक सपना देखा। सपने में अकबर ने देखा कि वे एक ऐसे महल में रहते हैं जो जमीन पर नहीं बल्कि बादलों के बीच हवा में तैर रहा है। उस महल की दीवारें हवा की बनी थी, उसके खंभे बादलों के थे, और उसका फर्श आसमान का नीला टुकड़ा था। वह महल इतना खूबसूरत था कि जन्नत भी उसके सामने फीकी लग रही थी। जब अकबर की आंख खुली तो उनका दिल उस सपने में ही अटका रह गया। उन्हें अपनी सारी धन दौलत और जमीन पर बने बड़े बड़े किले और महल तुच्छ लगने लगे। उनके मन में एक बालहट जाग उठी कि उन्हें हकीकत में भी एक ऐसा ही महल चाहिए जो जमीन से जुड़ा न हो बल्कि हवा में झूलता रहे। अगले दिन जब दरबार लगा तो बादशाह के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। दरबारियों ने महसूस किया कि आज बादशाह सलामत कुछ गहरी सोच में डूबे हैं। अकबर ने सिंहासन पर बैठते ही अपने वजीर को इशारा किया और पूरी सभा को संबोधित करते हुए कहा, मेरे प्यारे दरबारियों और नवरत्नों, खुदा ने हमें इतनी बड़ी सल्तनत बख्शी है। हमारे पास दुनिया की हर नायाब चीज है, लेकिन कल रात मैंने एक ख्वाब देखा जिसने मेरी नींद उड़ा दी है। मैंने देखा कि मेरा एक महल हवा में बना हुआ है जो जमीन की गंदगी और शोर शराबे से दूर बादलों के बीच तैर रहा है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे जीते जी ऐसा एक महल हकीकत में भी बने जो हवा में लटकता हो। बादशाह की ये बात सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बड़े बड़े वास्तुकार और इंजीनियर जो दरबार में मौजूद थे, उनके पसीने छूट गए। भला हवा में महल कैसे बन सकता है? बिना नींव के एक ईंट भी नहीं टिकती तो पूरा महल कैसे टिकेगा? ये तो कुदरत के नियम के खिलाफ है। लेकिन बादशाह के सामने ना कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी। इसी सन्नाटे को तोड़ते हुए अकबर के एक विरोधी दरबारी ने, जिसे हमेशा बीरबल से जलन रहती थी, मौका ताड़ लिया
उसने सोचा कि यही वक्त है। बीरबल को फंसाने का उसने खड़े होकर अदब से कहा, जहांपनाह, आपका ख्वाब तो बहुत ही आला है और एक महान बादशाह के लिए ऐसा महल होना भी चाहिए। वैसे तो ये काम नामुमकिन लगता है, लेकिन हमारे दरबार में एक शख्स है जिसके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर कोई आपके इस ख्वाब को हकीकत में बदल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीरबल है। अकबर ने उम्मीद भरी नजरों से बीरबल की ओर देखा और कहा, क्या कहते हो बीरबल, क्या तुम मेरे लिए हवा में लटकता हुआ महल बनवा सकते हो? बीरबल तुरंत समझ गए कि यह बादशाह की कोरी कल्पना है और दरबारियों की साजिश, लेकिन उन्होंने विचलित हुए बिना मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, आपका हुक्म सिर आंखों पर। अगर आपने ख्वाब देखा है तो उसे पूरा करना मेरा फर्ज है। मैं आपके लिए हवा में महल जरूर बनवाऊंगा, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं ये एक अनोखा काम है और इसके लिए मुझे कुछ विशेष इंतजाम करने होंगे और थोड़ा वक्त चाहिए। अकबर बहुत खुश हुए और बोले, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, खजाना खोल दिया जाएगा, बस तुम काम शुरू करो। बीरबल ने कहा, हुजूर, मुझे इस महल को बनाने के लिए पृथ्वी के मजदूरों की नहीं बल्कि अदृश्य शक्तियों और हवा में काम करने वाले विशेष कारीगरों की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए मुझे 1 महीने का वक्त चाहिए और साथ ही मुझे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं और आपके अस्तबल से सबसे बेहतरीन तोते चाहिए। दरबारी हैरान थे कि महल बनाने के लिए तोतों का क्या काम, लेकिन बीरबल की योजना हमेशा रहस्यमयी होती थी। बादशाह ने तुरंत आदेश दिया और बीरबल को 1 महीने की मोहलत और सारे संसाधन दे दिए गए। बीरबल दरबार से निकले और सीधा अपने घर गए। उन्होंने उन स्वर्ण मुद्राओं का इस्तेमाल किसी जादू टोने में नहीं बल्कि एक बहुत ही चतुर योजना में किया। उन्होंने शहर के सबसे बेहतरीन तोता प्रशिक्षकों को बुलाया और उन्हें एक गुप्त स्थान पर ले गए। बीरबल ने उन प्रशिक्षकों को एक अजीब काम सौंपा। उन्होंने कहा कि इन 100 तोतों को दिन रात सिर्फ कुछ खास वाक्य रटाने हैं और वो वाक्य थे, ईंट लाओ, पानी लाओ, गारा तैयार करो, जल्दी करो, पत्थर काटो और दीवार खड़ी करो। पूरा 1 महीना बीत गया। शहर में लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। किसी को लग रहा था कि बीरबल अब की बार जरूर फंसेंगे, क्योंकि हवा में महल बनाना असंभव है। वहीं कुछ लोगों को बीरबल की अक्ल पर भरोसा था कि वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। इधर बीरबल के गुप्त ठिकाने पर तोतों की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी। तोते अब इंसानों की तरह साफ आवाज में मिस्त्री और मजदूरों वाले संवाद बोल रहे थे। बीरबल ने यह सुनिश्चित किया कि तोते ये सब इतनी जोर से और सामूहिक रूप से बोले कि नीचे खड़े इंसान को लगे कि सचमुच ऊपर कोई बहुत बड़ा निर्माण कार्य चल रहा है। आखिरकार वह दिन आ गया जब बीरबल को अपनी कारीगरी का नमूना पेश करना था। दरबार सजा और अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या हमारा हवा वाला महल तैयार है? बीरबल ने झुककर सलाम किया और कहा, जी जहांपनाह, महल का निर्माण कार्य जोरों पर है, लेकिन वो महल आपको यहां शहर के बीच में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसे बनाने वाले कारीगर शोरशराबा पसंद नहीं करते। आपको मेरे साथ शहर के बाहर एक खुले मैदान में चलना होगा, जहां नीम हवा में भरी जा रही है। बादशाह अकबर अपने पूरे लश्कर और दरबारियों के साथ बीरबल के बताए स्थान पर पहुंचे। वो एक विशाल खुला मैदान था, जहां दूर दूर तक कोई इमारत नहीं थी। आसमान बिल्कुल साफ था। बीरबल ने बादशाह को एक जगह खड़ा किया और खुद थोड़ा आगे जाकर अपने सेवकों को इशारा किया। सेवकों ने उन पिंजरों के दरवाजे खोल दिए जिनमें वो प्रशिक्षित तोते बंद थे। पिंजरे खुलते ही 100 के 100 तोते आसमान में उड़ गए और बीरबल की योजना के मुताबिक वे मैदान के ठीक ऊपर गोल गोल चक्कर लगाने लगे, क्योंकि उन्हें वही दाना मिलने की आदत डाली गई थी। जैसे ही तोते ऊपर मंडराने लगे, आसमान से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। ईंट लाओ, पानी डालो, चूना मिलाओ, अरे वो पत्थर वहां रखो, जल्दी करो, बादशाह इंतजार कर रहे हैं, दीवार सीधी करो। सैकड़ों तोतों की मिलीजुली आवाजें जब ऊपर से गूंजी तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे सचमुच बादलों के बीच अदृश्य मजदूर काम में लगे हुए हैं। बादशाह, अकबर और सभी दरबारी आसमान की तरफ देख रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस मजदूरों के चिल्लाने और काम करने की आवाजें सुनाई दे रही थी। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, ये आवाजें तो आ रही है जैसे ऊपर बहुत बड़ा काम चल रहा है, लेकिन हमें महल
या मजदूर दिखाई क्यों नहीं दे रहे? बीरबल ने बहुत ही संजीदगी से जवाब दिया, जहां पनाह, जैसा कि मैंने पहले ही अर्ज किया था, ये हवा का महल है और इसे हवा के कारीगर यानी जिन्न और फरिश्ते बना रहे हैं। वे आम इंसानों की नजरों को दिखाई नहीं देते, लेकिन आप उनकी आवाजें सुन सकते हैं। वे पूरी ताकत से आपके ख्वाब को पूरा करने में लगे हैं। देखिए, वो मजदूर कैसे ईंट मांग रहा है और दूसरा पानी के लिए चिल्ला रहा है। बादशाह अकबर मंत्रमुग्ध होकर उन आवाजों को सुन रहे थे। तभी बीरबल ने अपना असली पासा फेंका। उन्होंने चेहरे पर चिंता के भाव लाते हुए कहा, लेकिन हुजूर, एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ? बीरबल, काम तो इतना अच्छा चल रहा है, फिर क्या समस्या है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, कारीगरों ने अभी मुझे संदेश भेजा है कि हवा में महल की नींव तो पड़ गई है और दीवारें भी खड़ी हो रही हैं, लेकिन अब सामान खत्म हो गया है। ऊपर हवा में ईंट, गारा और पत्थर पहुंचाने का कोई रास्ता नहीं है। अकबर ने पूछा, तो अब क्या किया जाए? बीरबल ने कहा, हुजूर, चूंकि ये महल आपका है और आप ही इसके मालिक हैं, इसलिए ये अदृश्य कारीगर सिर्फ आपके आदेश पर चलने वाले मजदूरों से ही सामान लेंगे। वे कह रहे हैं कि बादशाह सलामत कुछ ऐसे मजदूरों का इंतजाम करें जो हवा में चल सके और सीढ़ी लगाकर ऊपर आसमान तक ईंट और गारा पहुंचा सकें। जैसे ही सामान ऊपर पहुंचेगा, महल पूरा हो जाएगा। बस आप तुरंत कुछ ऐसे आदमियों का बंदोबस्त कर दीजिए जो हवा में चल सकते हों। ये सुनते ही अकबर का नशा उतर गया और वो हकीकत की जमीन पर आ गिरे। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि बीरबल ने क्या खेल खेला है। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और उनकी आंखों में चमकती हुई शरारत को पहचान लिया। बादशाह खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम वाकई लाजवाब हो। तुमने न सिर्फ मेरे बेतुके ख्वाब का मान रखा, बल्कि मुझे यह भी समझा दिया कि हवा में महल बनाना और हवा में चलने वाले मजदूर ढूंढना दोनों ही एक बराबर की मूर्खता है। अकबर ने माना कि उनका ख्वाब हकीकत से परे था। दरबारी जो बीरबल की हार देखने आए थे, एक बार फिर अपना सा मुंह लेकर रह गए, क्योंकि बीरबल ने साबित कर दिया था कि अगर सवाल काल्पनिक हो तो जवाब ही काल्पनिक ही होता है, और अगर कोई हवा में महल मांगता है तो उसे तोतों की जुबान में ही जवाब दिया जा सकता है। बादशाह अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, बीरबल, तुमने हमारी आंखें खोल दी। इंसान को सपने जरूर देखने चाहिए, लेकिन अपने पैर हमेशा जमीन पर रखने चाहिए। हम अपनी जिद वापस लेते हैं और इस अनोखे हवाई निर्माण के लिए तुम्हें इनाम देते हैं। बीरबल को फिर से सम्मानित किया गया और वो स्वर्ण मुद्राएं बीरबल ने गरीबों में बांट दी। उस दिन के बाद से अकबर ने कभी भी ऐसा कोई फरमान जारी नहीं किया जो कुदरत के नियमों के खिलाफ हो। और ये किस्सा हवा में लटकता हुआ महल बनकर लोगों को सदियों तक ये सीख देता रहा कि कोरी कल्पनाओं के महल हकीकत की एक फूंक से ढह जाते हैं। मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा का लाल किला अपनी मजबूती और सुरक्षा के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था। किले के अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता था और बादशाह अकबर का शाही खजाना तो मानो पाताल लोक में छिपी किसी निधि की तरह सुरक्षित था। लेकिन कहते हैं कि जब नीयत खराब हो तो बड़ी से बड़ी दीवारें और पहरे भी छोटे पड़ जाते हैं। एक बार कुछ ऐसा ही हुआ जिसने बादशाह अकबर की नींद हराम कर दी और पूरे दरबार में हड़कंप मचा दिया। ये किस्सा बादशाह की सबसे पसंदीदा अंगूठी की चोरी का था, जो उन्हें फारस के शाह ने तोहफे में दी थी। उस अंगूठी में लगा हुआ नीलम इतना नायाब था कि अंधेरे में भी चमकता था और बादशाह उसे अपनी जान से ज्यादा अजीज मानते थे। वे सोते वक्त उसे उतारकर अपने सिरहाने एक खास संदूकची में रखते थे और सुबह उठते ही सबसे पहले उसे पहनते थे। एक सुबह जब बादशाह सोकर उठे और उन्होंने संदूकची खोली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। संदूकची खाली थी। वो जादुई नीलम वाली अंगूठी गायब थी। बादशाह अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत पहरेदारों को बुलाया और गरजते हुए पूछा कि मेरी अंगूठी कहां गई। उस कक्ष में बादशाह के अलावा सिर्फ उनके 5 खास निजी सेवक ही आ सकते थे, जो सालों से उनकी सेवा में लगे थे और जिन पर बादशाह आंख मूंद कर भरोसा करते थे। लेकिन आज वो भरोसा टूट चुका था। बादशाह ने तुरंत उन 5 सेवकों को गिरफ्तार करवा लिया और आदेश दिया कि जब तक चोर का पता नहीं चलता
किसी को भी महल से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। कोतवाल ने उन 5 सेवकों से कड़ी पूछताछ की डराया धमकाया, यहां तक कि कोड़े भी दिखाए, लेकिन किसी ने भी चोरी कबूल नहीं की। हर कोई यही कहता रहा कि हम बेकसूर हैं हुजूर, हम तो अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन चोरी नहीं कर सकते। समस्या ये थी कि चोर कोई बाहरी व्यक्ति नहीं हो सकता था, क्योंकि शयन कक्ष के बाहर पहरा इतना सख्त था कि हवा भी पूछकर अंदर आती थी। चोर उन्हीं 5 में से कोई एक था, लेकिन उसे पहचाना कैसे जाए, क्योंकि सबूत का एक कतरा भी मौजूद नहीं था। बादशाह की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, और जब बादशाह बेचैन होते थे तो सुकून सिर्फ एक ही शख्स दे सकता था, और वह थे बीरबल। बादशाह ने बीरबल को तलब किया। बीरबल जब दरबार में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल है, और वो 5 सेवक सिर झुकाए कांपते हुए एक कोने में खड़े हैं। बादशाह ने बीरबल को पूरी घटना बताई और कहा, बीरबल, ये सिर्फ एक अंगूठी की बात नहीं है, ये विश्वासघात है। मेरे निजी कक्ष में चोरी होना मेरी सुरक्षा और मेरे भरोसे पर तमाचा है। मुझे वो चोर चाहिए, चाहे इसके लिए पाताल ही क्यों न खोदना पड़े। और मुझे यकीन है कि चोर इन्हीं 5 में से एक है, लेकिन ये कबूल नहीं रहे हैं। अब तुम्हारी अक्ल ही कोई करिश्मा दिखा सकती है। बीरबल ने बादशाह की बात शांति से सुनी और फिर उन 5 सेवकों की ओर देखा। बीरबल ने उनकी आंखों में झांकने की कोशिश की, लेकिन 5 ही डरे हुए थे। निर्दोष आदमी भी बादशाह के गुस्से के सामने डरा हुआ ही दिखता है, और चोर तो डरता ही है। इसलिए सिर्फ चेहरे देखकर फैसला करना मुश्किल था। बीरबल समझ गए कि यहां सीधा तरीका काम नहीं आएगा, यहां मनोविज्ञान का खेल खेलना होगा, और चोर के मन में छिपे डर को इतना बड़ा बनाना होगा कि वो खुद ब खुद अपनी गलती मान ले। बीरबल के दिमाग में एक योजना आई। उन्होंने बादशाह से कहा, जहां पनाह आप चिंता न करे, चोर यही है और अंगूठी भी मिल जाएगी। बस मुझे इन 5 के साथ कुछ वक्त बिताने की इजाजत दें, और मुझे एक एकांत कमरा चाहिए जहां मैं अपनी रूहानी विद्या का प्रयोग कर सकूं। रूहानी विद्या का नाम सुनते ही दरबारियों के कान खड़े हो गए। बीरबल ने माहौल को रहस्यमय बनाने के लिए कहा, हुजूर, मेरे पास एक ऐसा जादुई सुरमा है जो मुझे मेरे एक बुजुर्ग गुरु ने हिमालय की गुफाओं में दिया था। उस सुरमे की खासियत यह है कि उसे लगाने के बाद मुझे चोर के चेहरे पर कुछ ऐसी निशानियां दिखने लगती है जो आम इंसान को नहीं दिखती। बीरबल उन 5 सेवकों को लेकर एक अंधेरे कमरे में चले गए। उस कमरे में बीरबल ने एक अजीब सा माहौल तैयार किया। उन्होंने कुछ धूप बत्तियां जलाई, जिससे कमरे में धुआं और खुशबू भर गई और एक डरावना सन्नाटा छा गया। बीरबल ने उन 5 को एक कतार में खड़ा किया और खुद उनके सामने एक आसन जमाकर बैठ गए। बीरबल ने अपनी जेब से एक छोटी सी डिब्बी निकाली जिसमें साधारण राख भरी हुई थी, लेकिन उन्होंने उसे ऐसे निकाला जैसे उसमें दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। बीरबल ने आंखें बंद करके कुछ मंत्र बुदबुदाने का नाटक किया और फिर गंभीर आवाज में बोले, देखो, तुम 5 में से जिसने भी चोरी की है, अभी भी वक्त है। सच बता दो बादशाह, तुम्हें माफ कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरी विद्या ने चोर को पकड़ लिया तो फिर उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। चोर को लगा कि बीरबल सिर्फ डरा रहे हैं। वह चुप रहा। बाकी 4 निर्दोष भी चुप रहे, क्योंकि उन्होंने चोरी की ही नहीं थी। जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो बीरबल ने अचानक अपनी आंखें खोली और कहा, ठीक है, अब फैसला ये जादुई राख करेगी। बीरबल ने मुट्ठी भर राख हवा में उछाली और कहा, यह राख साधारण नहीं है, ये सच उगलवाने वाली राख है। ये हवा में उड़कर सीधे चोर के शरीर पर चिपक जाएगी और मुझे इशारा कर देगी। बीरबल ने राख उड़ाई और कमरे में धुआं सा हो गया। बीरबल ने उन 5 के चेहरों को गौर से देखा और फिर एक नाटक शुरू किया। उन्होंने एक सेवक के पास जाकर उसका चेहरा देखा, फिर दूसरे का और फिर तीसरे का। अचानक बीरबल जोर से पीछे हटे और चिल्लाए, अरे बाप रे, ये क्या देख रहा हूं मैं। बीरबल की चीख सुनकर 5 सेवक घबरा गए। बीरबल ने अपनी आंखों को मलते हुए कहा, शास्त्रों में लिखा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, यानी चोर हमेशा कोई ना कोई सुराग छोड़ देता है। लेकिन यहां तो मामला ही उल्टा है। ये चोर तो बहुत बड़ा पापी लगता है, क्योंकि मुझे इसकी दाढ़ी में तिनका नहीं बल्कि पूरा का पूरा पेड़ उगता हुआ दिखाई दे रहा है। बीरबल की ये बात इतनी अजीब और अचानक थी
कि किसी को सोचने का मौका ही नहीं मिला, बीरबल चिल्लाते रहे, देखो देखो, वो पेड़ कैसे तेजी से बढ़ रहा है, उसकी टहनियां इसकी दाढ़ी से निकलकर कानों की तरफ जा रही है। ये जादुई पेड़ है जो सिर्फ चोर की दाढ़ी में उगता है। अरे बेवकूफ, तू अभी भी छुपाने की कोशिश कर रहा है? तेरी दाढ़ी से तो पूरा जंगल उगाया है। जैसे ही बीरबल ने ये कहा कि तेरी दाढ़ी से पेड़ उग रहा है, उन पांचों में से एक सेवक जिसका नाम करीम था, वो बुरी तरह घबरा गया। मानव स्वभाव है कि जब हम डरे होते हैं तो हमारा तर्क काम करना बंद कर देता है। करीम ने सोचा कि बीरबल कोई जादूगर है और सचमुच उसकी दाढ़ी में कुछ उग आया है। उसे लगा कि शायद बाकी लोगों को भी वो पेड़ दिख रहा है। अपनी घबराहट में उसने तुरंत अपने दोनों हाथों से अपनी दाढ़ी और ठोड़ी को कसकर पकड़ लिया, मानो वो उस अदृश्य पेड़ को छुपाने या दबाने की कोशिश कर रहा हो। जबकि बाकी चार सेवक हैरान होकर इधर उधर देख रहे थे कि बीरबल किस पेड़ की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो कुछ नहीं दिख रहा था। बीरबल की बाज जैसी नजरें उसी पल का इंतजार कर रही थी। जैसे ही करीम ने अपनी दाढ़ी पकड़ी, बीरबल ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और जोर से हंसे बीरबल ने कमरे का दरवाजा खोला और सिपाहियों को आवाज दी। रोशनी होते ही बीरबल ने करीम की तरफ इशारा करते हुए कहा, गिरफ्तार कर लो इसे। यही है वो चोर जिसने बादशाह की अंगूठी चुराई है। करीम हक्का बक्का रह गया। उसे समझ नहीं आया कि बीरबल को कैसे पता चला। उसने तो अभी तक कुछ बोला भी नहीं था। करीम रोने लगा और बोला, हुजूर, मैंने कुछ नहीं किया, आप मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, करीम, जब मैंने कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं पूरा पेड़ है, तो बाकी चार लोग हैरान होकर मुझे देख रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी दाढ़ी में कुछ नहीं है। लेकिन तुम्हारे मन में चोरी का पाप और पकड़ा जाने का डर था। तुमने मेरे झूठ को भी सच मान लिया और अपनी दाढ़ी को छुपाने के लिए हाथ लगा बैठे, ताकि वो जादुई पेड़ किसी को न दिखे। एक निर्दोष व्यक्ति कभी अपनी दाढ़ी नहीं टटोलता, वो सिर्फ हैरानी जाहिर करता है। तुम्हारा ये डर ही तुम्हारा सबसे बड़ा सबूत है। बीरबल का तर्क सुनकर करीम टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि लालच में आकर उसने अंगूठी चुरा ली थी और उसे महल के बगीचे में एक पुराने पेड़ के कोटर में छिपा दिया था। सिपाहियों ने तुरंत जाकर वहां तलाशी ली और वो बेशकीमती नीलम वाली अंगूठी बरामद हो गई। बादशाह अकबर को जब पूरी घटना का पता चला तो वे अपनी हंसी नहीं रोक पाए। बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमने सुना था कि चोर की दाढ़ी में तिनका तय होता है, लेकिन तुमने तो चोर की दाढ़ी में पूरा पेड़ उगा दिया। तुम्हारी इस कल्पना ने ही चोर को पकड़वाया है। बीरबल ने झुककर अदब से कहा, जहांपनाह, चोर कितना भी चालाक क्यों न हो, उसका डर हमेशा उसकी अक्ल से बड़ा होता है। मैंने बस उस डर को पानी दिया और वो डर तिनके से बढ़कर पेड़ बन गया, जिससे चोर उसके नीचे दब गया। करीम को कारागार में डाल दिया गया और बादशाह ने खुश होकर बीरबल को वो नीलम की अंगूठी इनाम में देनी चाहिए, लेकिन बीरबल ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा कि बादशाह का विश्वास ही उनके लिए सबसे बड़ा इनाम है। ये किस्सा दरबार में और फिर पूरे शहर में आग की तरह फैल गया और लोग बीरबल की बुद्धिमानी के साथ साथ इस नए मुहावरे का भी लुत्फ उठाने लगे कि जब बीरबल जांच करते हैं तो चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, पूरा पेड़ नजर आता है। मुगल सल्तनत का सूरज अपनी पूरी आभा के साथ चमक रहा था और शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का इकबाल बुलंदियों पर था। हिंदुस्तान के कोने कोने में मुगलिया परचम लहरा रहा था और आगरा का किला दुनिया भर की नायाब चीजों का गवाह बन रहा था। बादशाह अकबर न केवल अपनी बहादुरी और इंसाफ के लिए मशहूर थे, बल्कि वे अपने राजसी ठाठ-बाट और अपनी शख्सियत को लेकर भी बहुत संजीदा रहते थे। अकबर की शख्सियत में सबसे ज्यादा चर्चा उनकी रोबदार और शानदार मूंछों की होती थी। बादशाह अपनी मूंछों से बेहद प्यार करते थे। उनकी मूंछें तलवार की धार की तरह पैनी और ऊपर की ओर मुड़ी हुई थी, जो उनके चेहरे पर एक अलग ही रौब पैदा करती थी। हर रोज सुबह शाही हज्जाम बड़े सलीके से उन मूंछों को संवारता था और बादशाह आईने में अपनी मूंछों को देखकर मन ही मन खुश होते थे। दरबारियों को भी पता था कि बादशाह की मूंछों की तारीफ करना इनाम पाने का सबसे आसान तरीका है, लेकिन दरबार में मौजूद जलने वाले लोग हमेशा इस फिराक में रहते थे
कि कैसे बादशाह की किसी भी बात को मुद्दा बनाकर बीरबल को नीचा दिखाया जाए। और इसी रस्साकशी के बीच एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसका नाम इतिहास के पन्नों में अकबर की मूछें और बिल्ली की पूंछ के रूप में दर्ज हो गया। ये किस्सा सर्दियों की एक गुनगुनी दोपहर का है, जब बादशाह अकबर शाही बाग यानी अंगूरी बाग में आराम फरमा रहे थे। बाग में रंग बिरंगे फूल खिले थे और फव्वारों से गिरते पानी की कलकल आवाज एक मधुर संगीत पैदा कर रही थी। बादशाह ने मखमली गद्दों पर टेक लगा रखी थी और उनकी आंखें हल्की हल्की बंद हो रही थी। उसी बाग में एक बेहद खूबसूरत और शरारती फारसी बिल्ली घूम रही थी, जो हरम की किसी बेगम की पालतू थी। वो बिल्ली सफेद रुई के गोले जैसी थी और उसकी पूंछ बहुत ही रेशमी और लंबी थी। बादशाह को नींद आ गई थी और वो गहरी सांसें ले रहे थे। बिल्ली खेलते खेलते बादशाह के तख्त के पास आ गई और उछलकर उनके पास बैठ गई। बिल्ली ने देखा कि बादशाह के चेहरे पर कुछ अजीब सी चीज, उनकी मूछें हिल रही है। जानवर को क्या पता कि ये हिंदुस्तान के शहंशाह की शान है। बिल्ली को लगा कि ये कोई खेलने की चीज है या शायद चूहे की पूंछ जैसी कोई वस्तु है। बिल्ली ने धीरे से अपना पंजा मारा, लेकिन बादशाह नहीं जागे। फिर बिल्ली ने अपनी लंबी और रोएंदार पूंछ को बादशाह के चेहरे पर फेरना शुरू कर दिया। बिल्ली की पूंछ का पिछला हिस्सा बार बार बादशाह की मूंछों से टकरा रहा था और गुदगुदी पैदा कर रहा था। अचानक बादशाह की नाक में खुजली हुई और उनकी नींद खुल गई। उन्होंने हड़बड़ाकर देखा तो पाया कि एक बिल्ली अपनी पूंछ उनकी मूंछों पर रगड़ रही है। बादशाह के जागते ही बिल्ली डरकर भाग गई, लेकिन बादशाह का मूड खराब हो चुका था। नहीं कि उनकी नींद खराब हुई थी, बल्कि इसलिए कि एक मामूली जानवर ने उनकी शान यानी उनकी मूंछों के साथ गुस्ताखी करने की जुर्रत की थी। बादशाह उठ खड़े हुए और गुस्से में अपनी मूंछों पर ताव देते हुए महल की ओर चल दिए। उनके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल घूम रहा था कि अगर एक जानवर ऐसा कर सकता है तो क्या कोई इंसान भी ऐसी जुर्रत कर सकता है, और अगर करे तो उसे क्या सजा मिलनी चाहिए। ये विचार उनके दिमाग में एक बवंडर की तरह घूमने लगा और उन्होंने फैसला किया कि आज दरबार में इसी बात पर फैसला होगा। अगले दिन दीवान खा सजाया गया दरबार खचाखच भरा था। नवरत्न अपनी अपनी जगहों पर विराजमान थे। मुल्ला दो प्याजा, राजा टोडरमल, मानसिंह और बीरबल सभी मौजूद थे। बादशाह अकबर तख्त ताउस पर बैठे और उनकी नजरें बहुत तीखी थी। उन्होंने अपनी मूंछों को एक बार फिर बल दिया और गंभीर आवाज में बोले, मेरे प्यारे दरबारियों, कल दोपहर मेरे साथ एक अजीब वाकया पेश आया। जब मैं बाग में सो रहा था तो एक बिल्ली ने अपनी पूंछ से मेरी मूंछों के साथ खिलवाड़ किया। उस जानवर की नादानी ने मुझे एक बहुत ही गहरे सवाल में उलझा दिया है। आज मैं तुम सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और मुझे उसका बिल्कुल सही और इंसाफ पसंद जवाब चाहिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी सांसें थम गई कि आखिर बादशाह क्या पूछने वाले हैं। बादशाह ने गरजते हुए पूछा, बताओ, अगर कोई इंसान मेरी मूंछों को पकड़ने या खींचने की जुर्रत करे तो उसे क्या सजा दी जानी चाहिए। ये सवाल सुनते ही दरबार में हड़कंप मच गया। दरबारियों के पसीने छूट गए। भला किसकी मजाल जो मौत के मुंह में हाथ डाले। बादशाह की मूछें खींचना तो दूर, उनकी तरफ आंख उठाकर देखना भी गुनाह था। बादशाह के चापलूस दरबारियों को अपनी वफादारी दिखाने का ये सुनहरा मौका लगा। सबसे पहले सेनापति शाहबाज खान खड़े हुए। उनकी आंखों में खून उतर आया था। उन्होंने तलवार की मूठ पर हाथ रखते हुए कहा, जहांपनाह, ये कैसा सवाल है। अगर कोई बदनसीब ऐसी गुस्ताखी करने की सोच भी ले तो उसका सिर धड़ से अलग कर देना चाहिए, ताकि पूरी दुनिया देखे कि बादशाह की शान में गुस्ताखी का क्या अंजाम होता है। इसके बाद मुल्ला दो प्याजा को लगा कि कहीं वो पीछे न रह जाएं। उन्होंने खड़े होकर कहा, जहांपनाह, सिर कलम करना तो बहुत आसान सजा है। ऐसे गुस्ताख को तो तड़पा तपाकर मारना चाहिए, उसे उबलते हुए तेल की कड़ाही में डाल देना चाहिए या फिर हाथी के पैरों तले कुचलवा देना चाहिए, क्योंकि बादशाह की मूछें सल्तनत की इज्जत है और इज्जत पर हाथ डालने वाले का नामो निशान मिटा देना चाहिए। एक और दरबारी ने कहा, हुजूर, उसे कोड़ों से तब तक मारा जाना चाहिए जब तक कि उसकी जान न निकल जाए, या फिर उसे किले की सबसे ऊंची दीवार से नीचे फेंक
दिया जाए दरबार में हिंसा और क्रूरता का माहौल बन गया था। हर कोई एक से बढ़कर एक भयानक सजा तजवीज कर रहा था। बादशाह अकबर सबकी बातें सुन रहे थे और बीच बीच में सिर हिला रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी प्रजा और दरबारी उनसे कितना प्यार करते हैं कि वे उनके सम्मान के लिए किसी की जान भी ले सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच बीरबल अपनी जगह पर बिल्कुल शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वे मन ही मन किसी चुटकुले पर हंस रहे हो। बादशाह की नजर बीरबल पर पड़ी। उन्होंने देखा कि जहां बाकी दरबारी गुस्से से लाल पीले हो रहे हैं, वहीं बीरबल मजे से पान चबा रहे हैं। अकबर को थोड़ा अचंभा हुआ। उन्होंने सोचा कि क्या बीरबल को मेरी इज्जत की कोई परवाह नहीं है। बादशाह ने बीरबल की ओर इशारा किया और पूछा, बीरबल, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये एक संगीन जुर्म है? पूरी दुनिया सजाए बता रही है और तुम मुस्कुरा रहे हो। बताओ, अगर कोई मेरी मूछें खींचे तो तुम उसे क्या सजा दोगे? पूरे दरबार की निगाहें बीरबल पर टिक गई। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथियों के चेहरों पर कुटिल मुस्कान आ गई। उन्हें लगा कि आज बीरबल जरूर फंसेंगे। अगर बीरबल ने कम सजा बताई तो बादशाह नाराज हो जाएंगे कि वो उनकी इज्जत नहीं करते, और अगर ज्यादा कड़ी सजा बताई तो बीरबल की रहमदिली की छवि टूट जाएगी। बीरबल ने अपनी जगह से उठकर बादशाह को झुककर सलाम किया और बेहद शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन मेरे ख्याल से अगर कोई आपकी मूछें खींचने की जुर्रत करता है तो उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि उसे इनाम दिया जाना चाहिए। दरबार में जैसे बिजली गिर गई हो। इनाम। कई दरबारियों के मुंह से एक साथ निकला। बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने तख्त की हत्थी पर जोर से मुक्का मारा और चिल्लाए, बीरबल, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम होश में तो हो? हम यहां अपनी बेइज्जती की बात कर रहे हैं और तुम इनाम देने की बात कर रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि लोग हमारी मूछें खींचते फिरें और हम उन्हें इनाम बांटते रहें? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, शांत हो जाए जहांपनाह, पहले मेरी पूरी बात सुन ले। मैंने इनाम में जागीर या सोने के सिक्के देने को नहीं कहा है। मेरी नजर में उस गुस्ताख को इनाम के तौर पर ढेर सारी मिठाइयां और खास तौर पर गुड़ दिया जाना चाहिए। बादशाह का गुस्सा अब हैरानी में बदल गया। उन्होंने पूछा, मिठाई? गुड़? बीरबल, पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ कि तुम कहना क्या चाहते हो। आखिर वो कौन सा शख्स है जिसे मेरी मूछें खींचने पर मिठाई मिलेगी? बीरबल मुस्कुराए और बादशाह की आंखों में देखते हुए बोले, जहांपनाह, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। इस पूरी दुनिया में, इस पूरी कायनात में वो कौन सा शख्स हो सकता है जिसके अंदर इतनी हिम्मत हो, इतना प्यार हो और इतना अधिकार हो कि वो हिंदुस्तान के बादशाह की गोद में खेल सके और खेलते खेलते उनकी मूछें खींच दे और बादशाह उसे सजा देने के बजाय प्यार से गले लगा ले। बादशाह अकबर सोच में पड़ गए। एक पल के लिए दरबार में सन्नाटा छा गया और फिर धीरे धीरे बादशाह के चेहरे की तनी हुई नसें ढीली पड़ने लगी। उनकी आंखों का गुस्सा गायब हो गया और वहां एक चमक आ गई। बीरबल ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, हुजूर, ऐसा साहस सिर्फ और सिर्फ आपका पोता या छोटा बेटा ही कर सकता है। जब वो आपकी गोद में खेल रहा होगा तो नादानी में या प्यार से वो आपकी मूछें खींच सकता है। क्या आप अपने जिगर के टुकड़े को कोड़े मरवाएंगे या हाथी के पैरों तले कुचलवाएंगे? नहीं, आप उसे प्यार करेंगे और उसे मनाने के लिए मीठा गुड़ या मिठाई देंगे। बादशाह अकबर जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी से पूरा दरबार गूंज उठा। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, वाह, तुमने सचमुच हमारे दिल की बात छीन ली। हम तो गुस्से में अंधे हो गए थे और भूल गए थे कि कुछ रिश्ते नियमों और कानूनों से ऊपर होते हैं। तुमने सही कहा, सिर्फ हमारा पोता ही ऐसी जुर्रत कर सकता है और उसके लिए सजा नहीं, प्यार ही होना चाहिए। फिर बादशाह ने उन चापलूस दरबारियों की तरफ देखा जो अभी थोड़ी देर पहले सिर काटने और उबालने की बातें कर रहे थे। अकबर ने व्यंग्य करते हुए कहा, तुम लोग जो वफादारी का दिखावा कर रहे थे, तुम सबके सब मूर्ख हो। तुमने बिना सोचे समझे जवाब दिया। तुम्हारे अंदर न तो तर्क है और न ही इंसानियत। तुम लोग सिर्फ मेरे गुस्से को भड़काना जानते हो। लेकिन बीरबल ने अपनी अक्ल से यह साबित कर दिया कि हर सवाल का जवाब तलवार नहीं होती। मुल्ला दो प्याजा और अन्य विरोधियों के सिर
शर्म से झुक गए बीरबल ने फिर से बाजी मार ली थी। बादशाह ने बीरबल को अपने पास बुलाया और उन्हें अपना कीमती मोतियों का हार उतारकर पहना दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। बादशाह को अभी भी उस बिल्ली वाली बात याद थी। उन्होंने हंसते हुए बीरबल से पूछा, लेकिन बीरबल एक बात बताओ, वो बिल्ली जिसने मेरी मूंछों को छुआ, उसका क्या किया जाए? क्या उसे भी मिठाई खिलाई जाए? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, जहां पनाह बिल्ली की पूंछ और आपकी मूंछों का मिलन तो बस एक इत्तेफाक था। कुदरत ने बिल ली को पूंछ संतुलन बनाने के लिए दी है और आपको मूंछें आपकी शान बनाए रखने के लिए दी है। बिल्ली को तो पता भी नहीं था कि वो किससे उलझ रही है। उसे लगा होगा कि आपकी मूंछें भी उसके किसी भाई बंधु की पूंछ है, इसलिए उसे माफ कर देना ही बड़पन है। वैसे भी अगर आप बिल्ली को सजा देंगे तो इतिहास लिखेगा कि मुगलों के महान बादशाह ने एक छोटी सी बिल्ली से जंग लड़ी और जीत गए, जो आपकी शान के खिलाफ होगा। अकबर बीरबल के इस तर्क से और भी ज्यादा प्रसन्न हुए। उन्होंने हुक्म दिया कि उस बिल्ली को कुछ न कहा जाए और भविष्य में ध्यान रखा जाए कि जब बादशाह आराम कर रहे हों तो कोई जानवर आसपास न भटके। ये किस्सा अकबर की मूंछें और बिल्ली की पूंछ के नाम से मशहूर हुआ, जो हमें सिखाता है कि किसी भी स्थिति को देखने का नजरिया अगर सही हो तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल शांति और प्रेम से निकाला जा सकता है। बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल एक काल्पनिक निर्दोष बच्चे को क्रूर सजा से बचाया, बल्कि बादशाह को यह भी एहसास दिलाया कि चापलूसी करने वाले लोग अक्सर गलत सलाह देते हैं, जबकि सच्चा सलाहकार वही है जो राजा को सही और गलत का फर्क तर्कों के साथ समझा सके। और उस दिन के बाद से दरबारियों ने समझ लिया कि बीरबल को बातों के जाल में फंसाना बिल्ली के गले में घंटी बांधने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। ये कहानी मुगल सल्तनत के उस दौर की है जब शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर था और उनकी राजधानी फतेहपुर सीकरी न केवल वास्तुकला का बेजोड़ नमूना थी, बल्कि दुनिया भर के विद्वानों, कलाकारों और बुद्धिजीवियों का केंद्र भी बन चुकी थी। सर्दियों का मौसम था और दिसंबर की ठंडी हवाओं ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले रखा था। सुबह का वक्त था और कोहरे की एक महीन चादर ने लाल पत्थर से बने किले को ढक रखा था। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा, सूरज देवता ने अपनी कृपा बरसाई और सुनहरी धूप की किरणें बादलों को चीरती हुई धरती पर उतर आई। ये धूप इतनी सुहावनी और प्यारी थी कि हर कोई इसकी गर्माहट पाने के लिए बेताब था। बादशाह अकबर भी अपने दीवान खास से निकलकर शाही बाग में आ गए थे, जहां वे अपने नवरत्नों और कुछ खास दरबारियों के साथ टहल रहे थे। बाग में रंग बिरंगे फूल खिले थे और ओस की बूंदें धूप में मोतियों की तरह चमक रही थी। बादशाह अकबर का मूड बहुत अच्छा था। वे कभी फूलों को देखते तो कभी आसमान में उड़ते परिंदों को, लेकिन उनकी नजर बार बार उस धूप पर जा रही थी जो पेड़ों के पत्तों से छनकर जमीन पर एक खूबसूरत कालीन की तरफ बिछी हुई थी। बादशाह चलते चलते एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रुक गए, जहां धूप का एक बड़ा सा टुकड़ा जमीन पर गिर रहा था। अकबर उसे गौर से देखने लगे और उनके मन में एक दार्शनिक विचार आया। उन्होंने सोचा कि यह धूप कुदरत का कितना नायाब तोहफा है, जो हमें रोशनी भी देता है और गर्माहट भी, लेकिन क्या हम इस पर काबू पा सकते हैं? ये विचार आते बीरबल की ओर इशारा किया और पूछा, बीरबल, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये एक संगीन जुर्म है? पूरी दुनिया सजाए बता रही है और तुम मुस्कुरा रहे हो। बताओ, अगर कोई मेरी मूछें खींचे तो तुम उसे क्या सजा दोगे? पूरे दरबार की निगाहें बीरबल पर टिक गई। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथियों के चेहरों पर कुटिल मुस्कान आ गई। उन्हें लगा कि आज बीरबल जरूर फंसेंगे। अगर बीरबल ने कम सजा बताई तो बादशाह नाराज हो जाएंगे कि वो उनकी इज्जत नहीं करते, और अगर ज्यादा कड़ी सजा बताई तो बीरबल की रहमदिली की छवि टूट जाएगी। बीरबल ने अपनी जगह से उठकर बादशाह को झुककर सलाम किया और बेहद शांत स्वर में बोले, जहां पनाह गुस्ताखी माफ हो, लेकिन मेरे ख्याल से अगर कोई आपकी मूछें खींचने की जुर्रत करता है तो उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि उसे इनाम दिया जाना चाहिए। दरबार में जैसे बिजली गिर गई हो। इनाम? कई दरबारियों के मुंह से एक साथ निकला। बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने तख्त की हत्थी पर जोर से मुक्का मारा और चिल्लाए, बीरबल,
क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम होश में तो हो? हम यहां अपनी बेइज्जती की बात कर रहे हैं और तुम इनाम देने की बात कर रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि लोग हमारी मूछें खींचते फिरें और हम उन्हें इनाम बांटते रहें? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, शांत हो जाए। जहां पनाह, पहले मेरी पूरी बात सुन ले। मैंने इनाम में जागीर या सोने के सिक्के देने को नहीं कहा है। मेरी नजर में उस गुस्ताख को इनाम के तौर पर ढेर सारी मिठाइयां और खास तौर पर गुड़ दिया जाना चाहिए। बादशाह का गुस्सा अब हैरानी में बदल गया। उन्होंने पूछा, मिठाई? गुड़? बीरबल, पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ कि तुम कहना क्या चाहते हो। आखिर वो कौन सा शख्स है जिसे मेरी मूछें खींचने पर मिठाई मिलेगी? बीरबल मुस्कुराए और बादशाह की आंखों में देखते हुए बोले, जहां पनाह, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। इस पूरी दुनिया में, इस पूरी कायनात में वो कौन सा शख्स हो सकता है जिसके अंदर इतनी हिम्मत हो, इतना प्यार हो और इतना अधिकार हो कि वो हिंदुस्तान के बादशाह की गोद में खेल सके और खेलते खेलते उनकी मूछें खींच दे और बादशाह उसे सजा देने के बजाय प्यार से गले लगा ले। बादशाह अकबर सोच में पड़ गए। एक पल के लिए दरबार में सन्नाटा छा गया और फिर धीरे धीरे बादशाह के चेहरे की तनी हुई नसें ढीली पड़ने लगी। उनकी आंखों का गुस्सा गायब हो गया और वहां एक चमक आ गई। बीरबल ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, हुजूर, ऐसा साहस सिर्फ और सिर्फ आपका पोता या छोटा बेटा ही कर सकता है। जब वो आपकी गोद में खेल रहा होगा तो नादानी में या प्यार से वो आपकी मूछें खींच सकता है। क्या आप अपने जिगर के टुकड़े को कोड़े मरवाएंगे या हाथी के पैरों तले कुचलवाएंगे? नहीं, आप उसे प्यार करेंगे और उसे मनाने के लिए मीठा गुड़ या मिठाई देंगे। बादशाह अकबर जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी से पूरा दरबार गूंज उठा। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, वाह, तुमने सचमुच हमारे दिल की बात छीन ली। हम तो गुस्से में अंधे हो गए थे और भूल गए थे कि कुछ रिश्ते नियमों और कानूनों से ऊपर होते हैं। तुमने सही कहा, सिर्फ हमारा पोता ही ऐसी जुर्रत कर सकता है और उसके लिए सजा नहीं, प्यार ही होना चाहिए। फिर बादशाह ने उन चापलूस दरबारियों की तरफ देखा जो अभी थोड़ी देर पहले सिर काटने और उबालने की बातें कर रहे थे। अकबर ने व्यंग्य करते हुए कहा, तुम लोग जो वफादारी का दिखावा कर रहे थे, तुम सबके सब मूर्ख हो। तुमने बिना सोचे समझे जवाब दिया। तुम्हारे अंदर न तो तर्क है और न ही इंसानियत। तुम लोग सिर्फ मेरे गुस्से को भड़काना जानते हो। लेकिन बीरबल ने अपनी अक्ल से यह साबित कर दिया कि हर सवाल का जवाब तलवार नहीं होती। मुल्ला दो प्याजा और अन्य विरोधियों के सिर शर्म से झुक गए। बीरबल ने फिर से बाजी मार ली थी। बादशाह ने बीरबल को अपने पास बुलाया और उन्हें अपना कीमती मोतियों का हार उतारकर पहना दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। बादशाह को अभी भी उस बिल्ली वाली बात याद थी। उन्होंने हंसते हुए बीरबल से पूछा, लेकिन बीरबल, एक बात बताओ, वो बिल्ली जिसने मेरी मूछों को छुआ, उसका क्या किया जाए? क्या उसे भी मिठाई खिलाई जाए? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, बिल्ली की पूंछ और आपकी मूछों का मिलन तो बस एक इत्तेफाक था। कुदरत ने बिल ली को पूंछ संतुलन बनाने के लिए दी है और आपको मूछें आपकी शान बनाए रखने के लिए दी है। बिल्ली को तो पता भी नहीं था कि वो किससे उलझ रही है। उसे लगा होगा कि आपकी मूछें भी उसके किसी भाई बंधु की पूंछ है, इसलिए उसे माफ कर देना ही बड़पन है। वैसे भी अगर आप बिल्ली को सजा देंगे तो इतिहास लिखेगा कि मुगलों के महान बादशाह ने एक छोटी सी बिल्ली से जंग लड़ी और जीत गए, जो आपकी शान के खिलाफ होगा। अकबर बीरबल के इस तर्क से और भी ज्यादा प्रसन्न हुए। उन्होंने हुक्म दिया कि उस बिल्ली को कुछ न कहा जाए और भविष्य में ध्यान रखा जाए कि जब बादशाह आराम कर रहे हों तो कोई जानवर आसपास न भटके। ये किस्सा अकबर की मूछें और बिल्ली की पूंछ के नाम से मशहूर हुआ, जो हमें सिखाता है कि किसी भी स्थिति को देखने का नजरिया अगर सही हो तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल शांति और प्रेम से निकाला जा सकता है। बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल एक काल्पनिक निर्दोष बच्चे को क्रूर सजा से बचाया, बल्कि बादशाह को यह भी एहसास दिलाया कि चापलूसी करने वाले लोग अक्सर गलत सलाह देते हैं, जबकि सच्चा सलाहकार वही है जो राजा को सही और गलत का फर्क तर्कों के साथ समझा सके। और उस दिन के बाद से दरबारियों ने समझ लिया
कि बीरबल को बातों के जाल में फंसाना बिल्ली के गले में घंटी बांधने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। ये कहानी मुगल सल्तनत के उस दौर की है जब शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर था और उनकी राजधानी फतेहपुर सीकरी न केवल वास्तुकला का बेजोड़ नमूना थी, बल्कि दुनिया भर के विद्वानों, कलाकारों और बुद्धिजीवियों का केंद्र भी बन चुकी थी। सर्दियों का मौसम था और दिसंबर की ठंडी हवाओं ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले रखा था। सुबह का वक्त था और कोहरे की एक महीन चादर ने लाल पत्थर से बने किले को ढक रखा था। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा, सूरज देवता ने अपनी कृपा बरसाई और सुनहरी धूप की किरणें बादलों को चीरती हुई धरती पर उतर आई। ये धूप इतनी सुहावनी और प्यारी थी कि हर कोई इसकी गर्माहट पाने के लिए बेताब था। बादशाह अकबर भी अपने दीवान खास से निकलकर शाही बाग में आ गए थे, जहां वे अपने नवरत्नों और कुछ खास दरबारियों के साथ टहल रहे थे। बाग में रंग बिरंगे फूल खिले थे और ओस की बूंदें धूप में मोतियों की तरह चमक रही थी। बादशाह अकबर का मूड बहुत अच्छा था। वे कभी फूलों को देखते तो कभी आसमान में उड़ते परिंदों को, लेकिन उनकी नजर बार बार उस धूप पर जा रही थी जो पेड़ों के पत्तों से छनकर जमीन पर एक खूबसूरत कालीन की तरफ बिछी हुई थी। बादशाह चलते चलते एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रुक गए, जहां धूप का एक बड़ा सा टुकड़ा जमीन पर गिर रहा था। अकबर उसे गौर से देखने लगे और उनके मन में एक दार्शनिक विचार आया। उन्होंने सोचा कि यह धूप कुदरत का कितना नायाब तोहफा है, जो हमें रोशनी भी देता है और गर्माहट भी। लेकिन क्या हम इस पर काबू पा सकते हैं? ये विचार आते ही बादशाह के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई, क्योंकि उन्हें बीरबल की परीक्षा लेने का एक और नया और अनोखा बहाना मिल गया था। अकबर ने अपनी मूंछों पर ताव दिया और अपने दरबारियों की ओर मुड़े, जिनमें बीरबल भी शामिल थे। बादशाह ने जमीन पर पड़े उस धूप के टुकड़े की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो बीरबल, कुदरत ने हमें बेशुमार दौलत दी है। हमारे खजाने में हीरे जवाहरात हैं, हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज है। लेकिन आज मुझे महसूस हो रहा है कि हमारे खजाने में एक चीज की कमी है। बीरबल ने झुककर अदब से पूछा, जहांपनाह, ऐसी कौन सी चीज है जो शहंशाह हिंदुस्तान के पास नहीं है? अगर आप हुक्म करें तो उसे दुनिया के किसी भी कोने से लाया जा सकता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए जमीन पर पड़ी धूप की ओर इशारा किया और बोले, बीरबल, मुझे ये धूप चाहिए, लेकिन सिर्फ रोशनी के रूप में नहीं। मुझे धूप का एक टुकड़ा चाहिए, ठीक वैसा ही जैसा ये जमीन पर पड़ा है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए धूप का एक टुकड़ा लाओ, जिसे मैं अपने महल के अंदर रख सकूं, और जब मेरा मन चाहे मैं उससे रोशनी और गर्मी ले सकूं। क्या तुम मेरे लिए धूप का एक टुकड़ा ला सकते हो? ये फरमान सुनते ही दरबारियों के बीच खलबली मच गई। मुल्ला दो प्याजा और अन्य विरोधी दरबारी मन ही मन खुश हो गए, क्योंकि ये मांग पूरी तरह से असंभव थी। धूप कोई ठोस वस्तु नहीं है जिसे उठाया जा सके या काटा जा सके। ये तो सिर्फ एक एहसास है, एक रोशनी है जिसे पकड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने सोचा कि आज तो बीरबल का फंसना तय है, क्योंकि अगर वो मना करेंगे तो बादशाह की तौहीन होगी, और अगर हाँ कहेंगे तो पूरा कैसे करेंगे। हर किसी की नजर बीरबल पर टिकी थी कि अब वो क्या जवाब देंगे। बीरबल ने उस धूप के टुकड़े को देखा और फिर बादशाह के चेहरे को देखा। वे समझ गए कि बादशाह आज अच्छे मूड में है और एक असंभव पहेली सुलझाने को कह रहे हैं। बीरबल ने हमेशा की तरह अपना धैर्य नहीं खोया। उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, जहांपनाह, आपकी ख्वाहिश बहुत ही नायाब है। धूप का टुकड़ा मांगना यह साबित करता है कि आपकी सोच कितनी ऊंची है। वैसे तो ये काम कुदरत के नियमों के खिलाफ है, क्योंकि धूप को मुट्ठी में कैद नहीं किया जा सकता। लेकिन चूंकि ये हुक्म बादशाह सलामत का है, तो बीरबल कोशिश जरूर करेगा। मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए ताकि मैं सोच सकूं कि सूरज से उसका एक टुकड़ा कैसे उधार मांगा जाए। बादशाह अकबर ने खुश होकर कहा, ठीक है बीरबल, हम तुम्हें कल सुबह तक का वक्त देते हैं। अगर तुम धूप का टुकड़ा लाने में कामयाब हो गए तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा, और अगर नाकाम रहे तो तुम्हें स्वीकार करना होगा कि तुम्हारी अक्ल हर जगह काम नहीं आती। बीरबल वहां से विदा लेकर अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते भर वे सोचते रहे कि धूप को कैसे पकड़ा जाए। ये कोई पहेली नहीं थी जिसका जवाब शब्दों में दिया जा सके। ये एक भौतिक चुनौती थी। बीरबल जानते थे
कि बादशाह को धूप नहीं चाहिए, उन्हें बस बीरबल की हार या फिर कोई बहुत ही चतुर जवाब चाहिए। बीरबल अपने घर के आंगन में बैठकर इसी उधेड़बुन में लगे थे। उनकी पत्नी ने जब उन्हें चिंतित देखा तो कारण पूछा। बीरबल ने सारी बात बताई। पत्नी ने कहा, ये तो पागलपन है, धूप को भला कोई कैसे ला सकता है? आप बादशाह को जाकर सच क्यों नहीं बोल देते? बीरबल ने कहा, सच तो सबको पता है बेगम, लेकिन बादशाह को सच नहीं अक्लमंदी देखनी है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे उनकी मांग भी पूरी हो जाए और धूप की फितरत भी न बदले। शाम हो गई और सूरज ढल गया, अंधेरा छाने लगा। तभी बीरबल की नजर अपने घर में जलते हुए एक दिए पर पड़ी और फिर उनकी नजर पानी से भरे एक मटके पर गई। अचानक उनके दिमाग में एक विचार आया, एक ऐसा विचार जो सरल था लेकिन बादशाह के सवाल का सटीक जवाब था। बीरबल के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने चैन की नींद ली। अगली सुबह दरबार लगा, पूरी सभा खचाखच भरी थी। हर कोई ये देखने को उत्सुक था कि बीरबल धूप का टुकड़ा कैसे लाएंगे, क्या वो जादू करेंगे या फिर खाली हाथ आकर माफी मांगेंगे। बादशाह अकबर तख्त पर बैठे और उन्होंने इधर उधर देखा। बीरबल अभी तक नहीं आए थे। कुछ देर बाद बीरबल दरबार में दाखिल हुए, लेकिन वो अकेले नहीं थे। उनके साथ 2 सेवक थे जिन्होंने एक बड़ा सा थाल पकड़ रखा था जिसे एक मखमली कपड़े से ढका गया था। बीरबल ने दरबार के बीचों बीच आकर बादशाह को सलाम किया और कहा, जहांपनाह, आपके हुक्म की तामील हुई। मैं आपके लिए धूप का एक बहुत ही खास और नायाब टुकड़ा लाया हूं जिसे मैंने बहुत मुश्किल से सूरज देवता से मांग कर हासिल किया है। बादशाह अकबर हैरान रह गए। उन्हें लगा था कि बीरबल कोई बहाना बनाएंगे, लेकिन यहां तो वो कुछ लेकर आए हैं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या वाकई? बीरबल, दिखाओ कहां है वो धूप का टुकड़ा, लेकिन सावधान रहना, अगर ये कोई मजाक हुआ तो अच्छा नहीं होगा। बीरबल ने संजीदगी से कहा, हुजूर, ये मजाक नहीं है, लेकिन इस धूप के टुकड़े को देखने के लिए और इसे हासिल करने के लिए आपको मेरे साथ दरबार से बाहर खुले आंगन में चलना होगा, क्योंकि ये धूप का टुकड़ा बहुत शर्मीला है। ये 4 दीवारी के अंदर अपनी चमक खो देता है और इसे रखने के लिए मैंने जो पिंजरा बनाया है वो भी खास है। बादशाह अकबर की जिज्ञासा बढ़ गई। वे तुरंत अपने सिंहासन से उठे और बीरबल के साथ बाहर आंगन की ओर चल दिए। सारे दरबारी भी पीछे पीछे हो लिए। आंगन में अच्छी खासी धूप खिली हुई थी। बीरबल ने सेवकों को इशारा किया। सेवकों ने वो थाल एक ऊंची जगह पर रख दिया। बीरबल ने बादशाह से कहा, जहांपनाह, इस कपड़े के नीचे एक खास बर्तन है जिसमें मैंने धूप को कैद किया है, लेकिन इसकी एक शर्त है। धूप आजाद रहना पसंद करती है, इसलिए जैसे ही आप इसे देखेंगे आपको इसे तुरंत पकड़ना होगा, वरना ये उड़ जाएगी। क्या आप तैयार है? बादशाह ने कहा, हां तैयार है, तुम कपड़ा हटाओ। बीरबल ने एक झटके से वो मखमली कपड़ा हटा दिया। कपड़े के हटते ही वहां एक बड़ा सा सोने का बर्तन, परात, दिखाई दिया जिसमें लबालब साफ पानी भरा हुआ था। बीरबल ने उस बर्तन को ऐसी जगह रखा था जहां सूरज की सीधी किरणें पानी पर पड़ रही थी। शांत पानी में सूरज का प्रतिबिंब, परछाई, बिल्कुल साफ और चमकीला दिखाई दे रहा था। पानी की वजह से वो प्रतिबिंब असली सूरज की तरह ही चमक रहा था और उससे रोशनी निकल रही थी। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, देखिए जहांपनाह, ये रहा धूप का सबसे चमकीला टुकड़ा। मैंने इसे आसमान से उतारकर इस बर्तन में कैद कर लिया है। अब ये आपके पास है। बादशाह अकबर और दरबारी उस बर्तन में चमकते हुए सूरज को देख रहे थे। वो वाकई बहुत सुंदर लग रहा था। पानी में कैद सूरज का वो टुकड़ा बिल्कुल असली लग रहा था। बीरबल ने आगे कहा, हुजूर, अब देर मत कीजिए, मैंने अपना वादा पूरा किया। अब आप इस टुकड़े को उठा लीजिए और अपने खजाने में रखवा दीजिए, लेकिन याद रहे ये बहुत नाजुक है। बादशाह अकबर मुस्कुराए। वे बीरबल की चतुराई समझ चुके थे, लेकिन वे भी हार मानने वालों में से नहीं थे। अकबर ने सोचा कि बीरबल को उसी के जाल में फंसाया जाए। बादशाह ने पानी की तरफ हाथ बढ़ाया और जैसे ही उन्होंने पानी को छूकर उस धूप के टुकड़े को उठाने की कोशिश की, पानी हिल गया। पानी के हिलते ही लहरें पैदा हुई और वो गोल चमकता हुआ सूरज का प्रतिबिंब टूटकर बिखर गया। अब वहां सिर्फ हिलता हुआ पानी और बिखरी हुई ही बादशाह के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई,
क्योंकि उन्हें बीरबल की परीक्षा लेने का एक और नया और अनोखा बहाना मिल गया था। अकबर ने अपनी मूंछों पर ताव दिया और अपने दरबारियों की ओर मुड़े, जिनमें बीरबल भी शामिल थे। बादशाह ने जमीन पर पड़े उस धूप के टुकड़े की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो बीरबल, कुदरत ने हमें बेशुमार दौलत दी है, हमारे खजाने में हीरे जवाहरात हैं, हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज है, लेकिन आज मुझे महसूस हो रहा है कि हमारे खजाने में एक चीज की कमी है। बीरबल ने झुककर अदब से पूछा, जहांपनाह, ऐसी कौन सी चीज है जो शहंशाह हिंदुस्तान के पास नहीं है? अगर आप हुक्म करें तो उसे दुनिया के किसी भी कोने से लाया जा सकता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए जमीन पर पड़ी धूप की ओर इशारा किया और बोले, बीरबल, मुझे ये धूप चाहिए, लेकिन सिर्फ रोशनी के रूप में नहीं, मुझे धूप का एक टुकड़ा चाहिए, ठीक वैसा ही जैसा ये जमीन पर पड़ा है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए धूप का एक टुकड़ा लाओ, जिसे मैं अपने महल के अंदर रख सकूं, और जब मेरा मन चाहे मैं उससे रोशनी और गर्मी ले सकूं। क्या तुम मेरे लिए धूप का एक टुकड़ा ला सकते हो? ये फरमान सुनते ही दरबारियों के बीच खलबली मच गई। मुल्ला दो प्याजा और अन्य विरोधी दरबारी मन ही मन खुश हो गए, क्योंकि ये मांग पूरी तरह से असंभव थी। धूप कोई ठोस वस्तु नहीं है जिसे उठाया जा सके या काटा जा सके, ये तो सिर्फ एक एहसास है, एक रोशनी है जिसे पकड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने सोचा कि आज तो बीरबल का फंसना तय है, क्योंकि अगर वो मना करेंगे तो बादशाह की तौहीन होगी, और अगर हाँ कहेंगे तो पूरा कैसे करेंगे। हर किसी की नजर बीरबल पर टिकी थी कि अब वो क्या जवाब देंगे। बीरबल ने उस धूप के टुकड़े को देखा और फिर बादशाह के चेहरे को देखा। वे समझ गए कि बादशाह आज अच्छे मूड में है और एक असंभव पहेली सुलझाने को कह रहे हैं। बीरबल ने हमेशा की तरह अपना धैर्य नहीं खोया। उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, जहांपनाह, आपकी ख्वाहिश बहुत ही नायाब है। धूप का टुकड़ा मांगना यह साबित करता है कि आपकी सोच कितनी ऊंची है। वैसे तो ये काम कुदरत के नियमों के खिलाफ है, क्योंकि धूप को मुट्ठी में कैद नहीं किया जा सकता, लेकिन चूंकि ये हुक्म बादशाह सलामत का है तो बीरबल कोशिश जरूर करेगा। मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए ताकि मैं सोच सकूं कि सूरज से उसका एक टुकड़ा कैसे उधार मांगा जाए। बादशाह अकबर ने खुश होकर कहा, ठीक है बीरबल, हम तुम्हें कल सुबह तक का वक्त देते हैं। अगर तुम धूप का टुकड़ा लाने में कामयाब हो गए तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा, और अगर नाकाम रहे तो तुम्हें स्वीकार करना होगा कि तुम्हारी अक्ल हर जगह काम नहीं आती। बीरबल वहां से विदा लेकर अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते भर वे सोचते रहे कि धूप को कैसे पकड़ा जाए। ये कोई पहेली नहीं थी जिसका जवाब शब्दों में दिया जा सके, ये एक भौतिक चुनौती थी। बीरबल जानते थे कि बादशाह को धूप नहीं चाहिए, उन्हें बस बीरबल की हार या फिर कोई बहुत ही चतुर जवाब चाहिए। बीरबल अपने घर के आंगन में बैठकर इसी उधेड़बुन में लगे थे। उनकी पत्नी ने जब उन्हें चिंतित देखा तो कारण पूछा। बीरबल ने सारी बात बताई। पत्नी ने कहा, ये तो पागलपन है, धूप को भला कोई कैसे ला सकता है? आप बादशाह को जाकर सच क्यों नहीं बोल देते? बीरबल ने कहा, सच तो सबको पता है बेगम, लेकिन बादशाह को सच नहीं, अक्लमंदी देखनी है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे उनकी मांग भी पूरी हो जाए और धूप की फितरत भी न बदले। शाम हो गई और सूरज ढल गया, अंधेरा छाने लगा। तभी बीरबल की नजर अपने घर में जलते हुए एक दिए पर पड़ी और फिर उनकी नजर पानी से भरे एक मटके पर गई। अचानक उनके दिमाग में एक विचार आया, एक ऐसा विचार जो सरल था, लेकिन बादशाह के सवाल का सटीक जवाब था। बीरबल के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने चैन की नींद ली। अगली सुबह दरबार लगा, पूरी सभा खचाखच भरी थी। हर कोई ये देखने को उत्सुक था कि बीरबल धूप का टुकड़ा कैसे लाएंगे। क्या वो जादू करेंगे या फिर खाली हाथ आकर माफी मांगेंगे? बादशाह अकबर तख्त पर बैठे और उन्होंने इधर उधर देखा। बीरबल अभी तक नहीं आए थे। कुछ देर बाद बीरबल दरबार में दाखिल हुए, लेकिन वो अकेले नहीं थे। उनके साथ दो सेवक थे जिन्होंने एक बड़ा सा थाल पकड़ रखा था जिसे एक मखमली कपड़े से ढका गया था। बीरबल ने दरबार के बीचों बीच आकर बादशाह को सलाम किया और कहा, जहांपनाह, आपके हुक्म की तामील हुई। मैं आपके लिए धूप का एक बहुत ही खास और नायाब टुकड़ा लाया हूं, जिसे मैंने बहुत मुश्किल से सूरज देवता से मांग कर हासिल किया है। बादशाह अकबर हैरान रह गए। उन्हें लगा था कि बीरबल कोई बहाना बनाएंगे, लेकिन यहां तो वो कुछ लेकर आए हैं।
अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या वाकई बीरबल दिखाओ कहाँ है वो धूप का टुकड़ा, लेकिन सावधान रहना, अगर ये कोई मजाक हुआ तो अच्छा नहीं होगा। बीरबल ने संजीदगी से कहा, हुजूर, ये मजाक नहीं है, लेकिन इस धूप के टुकड़े को देखने के लिए और इसे हासिल करने के लिए आपको मेरे साथ दरबार से बाहर खुले आंगन में चलना होगा, क्योंकि ये धूप का टुकड़ा बहुत शर्मीला है। ये चारदीवारी के अंदर अपनी चमक खो देता है, और इसे रखने के लिए मैंने जो पिंजरा बनाया है वो भी खास है। बादशाह अकबर की जिज्ञासा बढ़ गई। वे तुरंत अपने सिंहासन से उठे और बीरबल के साथ बाहर आंगन की ओर चल दिए। सारे दरबारी भी पीछे पीछे हो लिए। आंगन में अच्छी खासी धूप खिली हुई थी। बीरबल ने सेवकों को इशारा किया। सेवकों ने वो थाल एक ऊंची जगह पर रख दिया। बीरबल ने बादशाह से कहा, जहांपनाह, इस कपड़े के नीचे एक खास बर्तन है जिसमें मैंने धूप को कैद किया है, लेकिन इसकी एक शर्त है। धूप आजाद रहना पसंद करती है, इसलिए जैसे ही आप इसे देखेंगे आपको इसे तुरंत पकड़ना होगा, वरना ये उड़ जाएगी। क्या आप तैयार है? बादशाह ने कहा, हां तैयार है, तुम कपड़ा हटाओ। बीरबल ने एक झटके से वो मखमली कपड़ा हटा दिया। कपड़े के हटते ही वहां एक बड़ा सा सोने का बर्तन, परात, दिखाई दिया, जिसमें लबालब साफ पानी भरा हुआ था। बीरबल ने उस बर्तन को ऐसी जगह रखा था जहां सूरज की सीधी किरणें पानी पर पड़ रही थी। शांत पानी में सूरज का प्रतिबिंब, परछाई, बिल्कुल साफ और चमकीला दिखाई दे रहा था। पानी की वजह से वो प्रतिबिंब असली सूरज की तरह ही चमक रहा था और उससे रोशनी निकल रही थी। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, देखिए जहांपना, ये रहा धूप का सबसे चमकीला टुकड़ा। मैंने इसे आसमान से उतारकर इस बर्तन में कैद कर लिया है। अब ये आपके पास है। बादशाह अकबर और दरबारी उस बर्तन में चमकते हुए सूरज को देख रहे थे। वो वाकई बहुत सुंदर लग रहा था। पानी में कैद सूरज का वो टुकड़ा बिल्कुल असली लग रहा था। बीरबल ने आगे कहा, हुजूर, अब देर मत कीजिए, मैंने अपना वादा पूरा किया। अब आप इस टुकड़े को उठा लीजिए और अपने खजाने में रखवा दीजिए, लेकिन याद रहे ये बहुत नाजुक है। बादशाह अकबर मुस्कुराए। वे बीरबल की चतुराई समझ चुके थे, लेकिन वे भी हार मानने वालों में से नहीं थे। अकबर ने सोचा कि बीरबल को उसी के जाल में फंसाया जाए। बादशाह ने पानी की तरफ हाथ बढ़ाया और जैसे ही उन्होंने पानी को छूकर उस धूप के टुकड़े को उठाने की कोशिश की, पानी हिल गया। पानी के हिलते ही लहरें पैदा हुई और वो गोल चमकता हुआ सूरज का प्रतिबिंब टूटकर बिखर गया। अब वहां सिर्फ हिलता हुआ पानी और बिखरी हुई रोशनी थी। सूरज का वो टुकड़ा गायब हो गया था। बादशाह ने बीरबल की ओर देखा और कहा, अरे बीरबल, ये क्या हुआ? जैसे ही मैंने इसे उठाया ये तो टूट गया और गायब हो गया। तुमने तो कहा था कि तुम धूप का टुकड़ा लाए हो, लेकिन ये तो मेरे हाथ में आया ही नहीं। बीरबल तो इसी पल का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, मैंने तो पहले ही अर्ज किया था कि धूप बहुत नाजुक होती है और इसे पकड़ना मुमकिन नहीं है। मैंने तो अपना काम कर दिया था। मैंने धूप को आपके लिए बर्तन में कैद करके आपके कदमों में रख दिया था, लेकिन आप ही उसे संभाल नहीं पाए। आपने उसे छूकर तोड़ दिया। अब इसमें मेरे जैसे नाचीज सेवक का क्या कसूर है? बीरबल का यह जवाब सुनकर बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए। उन्हें समझ आ गया कि बीरबल ने न केवल उनकी असंभव मांग पूरी की प्रतिबिंब के रूप में, बल्कि अपनी नाकामी, धूप को भौतिक रूप से न उठा पाना का ठीकरा भी बड़ी चतुराई से बादशाह के सिर फोड़ दिया कि आप ही उसे संभाल न सके। दरबार में सन्नाटा छा गया और फिर बादशाह की जोरदार हंसी से सन्नाटा टूटा। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, वाह, तुम सचमुच लाजवाब हो। तुमने धूप को जमीन पर उतार भी दिया और हमें ये सबक भी सिखा दिया कि दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है या देखा जा सकता है, उन्हें मुट्ठी में कैद नहीं किया जा सकता, चाहे आप दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह ही क्यों न हो। विरोधी दरबारी जो बीरबल की हार का तमाशा देखने आए थे, उन्हें एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि बीरबल ने अपनी बुद्धि से पानी और परछाई का इस्तेमाल करके असंभव को संभव बना दिया था। बादशाह ने खुश होकर वो सोने का बर्तन और उसमें रखे जाने वाले कीमती रत्न बीरबल को इनाम में दे दिए और दरबार में ऐलान किया कि बीरबल की जगह कोई नहीं ले सकता ये कहानी धूप का टुकड़ा।
हमें सिखाती है कि जब समस्याएं ऐसी हो जिनका सीधा समाधान न हो, तो हमें अपना नजरिया बदलना चाहिए। जैसे बीरबल ने असली धूप की जगह उसके प्रतिबिंब का इस्तेमाल किया और जीत हासिल की। जीवन में भी कई बार हमें परिस्थितियों से लड़ने के बजाय उनके स्वभाव को समझकर रास्ता निकालना पड़ता है। ये कहानी मुगल सल्तनत के उस दौर की है जब शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर था और उनकी राजधानी फतेहपुर सीकरी न केवल वास्तुकला का बेजोड़ नमूना थी, बल्कि दुनिया भर के विद्वानों, कलाकारों और बुद्धिजीवियों का केंद्र भी बन चुकी थी। सर्दियों का मौसम था और दिसंबर की ठंडी हवाओं ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले रखा था। सुबह का वक्त था और कोहरे की एक महीन चादर ने लाल पत्थर से बने किले को ढक रखा था। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा, सूरज देवता ने अपनी कृपा बरसाई और सुनहरी धूप की किरणें बादलों को चीरती हुई धरती पर उतर आई। ये धूप इतनी सुहावनी और प्यारी थी कि हर कोई इसकी गर्माहट पाने के लिए बेताब था। बादशाह अकबर भी अपने दीवान खास से निकलकर शाही बाग में आ गए थे, जहां वे अपने नवरत्नों और कुछ खास दरबारियों के साथ टहल रहे थे। बाग में रंग बिरंगे फूल खिले थे और ओस की बूंदें धूप में मोतियों की तरह चमक रही थी। बादशाह अकबर का मूड बहुत अच्छा था। वे कभी फूलों को देखते तो कभी आसमान में उड़ते परिंदों को, लेकिन उनकी नजर बार बार उस धूप पर जा रही थी जो पेड़ों के पत्तों से छनकर जमीन पर एक खूबसूरत कालीन की तरफ बिछी हुई थी। बादशाह चलते चलते एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रुक गए, जहां धूप का एक बड़ा सा टुकड़ा जमीन पर गिर रहा था। अकबर उसे गौर से देखने लगे और उनके मन में एक दार्शनिक विचार आया। उन्होंने सोचा कि यह धूप कुदरत का कितना नायाब तोहफा है, जो हमें रोशनी भी देता है और गर्माहट भी, लेकिन क्या हम इस पर काबू पा सकते हैं? ये विचार आते ही बादशाह के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई, क्योंकि उन्हें बीरबल की परीक्षा लेने का एक और नया और अनोखा बहाना मिल गया था। अकबर ने अपनी मूंछों पर ताव दिया और अपने दरबारियों की ओर मुड़े, जिनमें बीरबल भी शामिल थे। बादशाह ने जमीन पर पड़े उस धूप के टुकड़े की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो बीरबल, कुदरत ने हमें बेशुमार दौलत दी है। हमारे खजाने में हीरे जवाहरात हैं। हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज है, लेकिन आज मुझे महसूस हो रहा है कि हमारे खजाने में एक चीज की कमी है। बीरबल ने झुककर अदब से पूछा, जहांपनाह, ऐसी कौन सी चीज है जो शहंशाह हिंदुस्तान के पास नहीं है? अगर आप हुक्म करें तो उसे दुनिया के किसी भी कोने से लाया जा सकता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए जमीन पर पड़ी धूप की ओर इशारा किया और बोले, बीरबल, मुझे ये धूप चाहिए, लेकिन सिर्फ रोशनी के रूप में नहीं। मुझे धूप का एक टुकड़ा चाहिए, ठीक वैसा ही जैसा ये जमीन पर पड़ा है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए धूप का एक टुकड़ा लाओ, जिसे मैं अपने महल के अंदर रख सकूं, और जब मेरा मन चाहे मैं उससे रोशनी और गर्मी ले सकूं। क्या तुम मेरे लिए धूप का एक टुकड़ा ला सकते हो? ये फरमान सुनते ही दरबारियों के बीच खलबली मच गई। मुल्ला दो प्याजा और अन्य विरोधी दरबारी मन ही मन खुश हो गए, क्योंकि ये मांग पूरी तरह से असंभव थी। धूप कोई ठोस वस्तु नहीं है जिसे उठाया जा सके या काटा जा सके। ये तो सिर्फ एक एहसास है, एक रोशनी है जिसे पकड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने सोचा कि आज तो बीरबल का फंसना तय है, क्योंकि अगर वो मना करेंगे तो बादशाह की तौहीन होगी, और अगर हाँ कहेंगे तो पूरा कैसे करेंगे। हर किसी की नजर बीरबल पर टिकी थी कि अब वो क्या जवाब देंगे। बीरबल ने उस धूप के टुकड़े को देखा और फिर बादशाह के चेहरे को देखा। वे समझ गए कि बादशाह आज अच्छे मूड में है और एक असंभव पहेली सुलझाने को कह रहे हैं। बीरबल ने हमेशा की तरह अपना धैर्य नहीं खोया। उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, जहांपनाह, आपकी ख्वाहिश बहुत ही नायाब है। धूप का टुकड़ा मांगना यह साबित करता है कि आपकी सोच कितनी ऊंची है। वैसे तो ये काम कुदरत के नियमों के खिलाफ है, क्योंकि धूप को मुट्ठी में कैद नहीं किया जा सकता, लेकिन चूंकि ये हुक्म बादशाह सलामत का है, तो बीरबल कोशिश जरूर करेगा। मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए ताकि मैं सोच सकूं कि सूरज से उसका एक टुकड़ा कैसे उधार मांगा जाए। बादशाह अकबर ने खुश होकर कहा, ठीक है बीरबल, हम तुम्हें कल सुबह तक का वक्त देते हैं। अगर तुम धूप का टुकड़ा लाने में कामयाब हो गए तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा, और अगर नाकाम रहे तो तुम्हें स्वीकार करना होगा
कि तुम्हारी अक्ल हर जगह काम नहीं आती। बीरबल वहां से विदा लेकर अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते भर वे सोचते रहे कि धूप को कैसे पकड़ा जाए। ये कोई पहेली नहीं थी जिसका जवाब शब्दों में दिया जा सके। ये एक भौतिक चुनौती थी। बीरबल जानते थे कि बादशाह को धूप नहीं चाहिए, उन्हें बस बीरबल की हार या फिर कोई बहुत ही चतुर जवाब चाहिए। बीरबल अपने घर के आंगन में बैठकर इसी उधेड़बुन में लगे थे। उनकी पत्नी ने जब उन्हें चिंतित देखा तो कारण पूछा। बीरबल ने सारी बात बताई। पत्नी ने कहा, यह तो पागलपन है, धूप को भला कोई कैसे ला सकता है? आप बादशाह को जाकर सच क्यों नहीं बोल देते? बीरबल ने कहा, सच तो सबको पता है बेगम, लेकिन बादशाह को सच नहीं अक्लमंदी देखनी है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे उनकी मांग भी पूरी हो जाए और धूप की फितरत भी न बदले। रोशनी थी, सूरज का वो टुकड़ा गायब हो गया था। बादशाह ने बीरबल की ओर देखा और कहा, अरे बीरबल, ये क्या हुआ? जैसे ही मैंने इसे उठाया ये तो टूट गया और गायब हो गया। तुमने तो कहा था कि तुम धूप का टुकड़ा लाए हो, लेकिन ये तो मेरे हाथ में आया ही नहीं। बीरबल तो इसी पल का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, मैंने तो पहले ही अर्ज किया था कि धूप बहुत नाजुक होती है और इसे पकड़ना मुमकिन नहीं है। मैंने तो अपना काम कर दिया था। मैंने धूप को आपके लिए बर्तन में कैद करके आपके कदमों में रख दिया था, लेकिन आप ही उसे संभाल नहीं पाए। आपने उसे छूकर तोड़ दिया। अब इसमें मेरे जैसे नाचीज सेवक का क्या कसूर है? बीरबल का यह जवाब सुनकर बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए। उन्हें समझ आ गया कि बीरबल ने न केवल उनकी असंभव मांग पूरी की प्रतिबिंब के रूप में, बल्कि अपनी नाकामी, धूप को भौतिक रूप से न उठा पाना का ठीकरा भी बड़ी चतुराई से बादशाह के सिर फोड़ दिया कि आप ही उसे संभाल न सके। दरबार में सन्नाटा छा गया और फिर बादशाह की जोरदार हंसी से सन्नाटा टूटा। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, वाह, तुम सचमुच लाजवाब हो। तुमने धूप को जमीन पर उतार भी दिया और हमें ये सबक भी सिखा दिया कि दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है या देखा जा सकता है, उन्हें मुट्ठी में कैद नहीं किया जा सकता, चाहे आप दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह ही क्यों न हो। विरोधी दरबारी जो बीरबल की हार का तमाशा देखने आए थे, उन्हें एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि बीरबल ने अपनी बुद्धि से पानी और परछाई का इस्तेमाल करके असंभव को संभव बना दिया था। बादशाह ने खुश होकर वो सोने का बर्तन और उसमें रखे जाने वाले कीमती रत्न बीरबल को इनाम में दे दिए और दरबार में ऐलान किया कि बीरबल की जगह कोई नहीं ले सकता। ये कहानी धूप का टुकड़ा हमें सिखाती है कि जब समस्याएं ऐसी हो जिनका सीधा समाधान न हो, तो हमें अपना नजरिया बदलना चाहिए, जैसे बीरबल ने असली धूप की जगह उसके प्रतिबिंब का इस्तेमाल किया और जीत हासिल की। जीवन में भी कई बार हमें परिस्थितियों से लड़ने के बजाय उनके स्वभाव को समझकर रास्ता निकालना पड़ता है। ये कहानी मुगल सल्तनत के उस दौर की है जब शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर था और उनकी राजधानी फतेहपुर सीकरी न केवल वास्तुकला का बेजोड़ नमूना थी, बल्कि दुनिया भर के विद्वानों, कलाकारों और बुद्धिजीवियों का केंद्र भी बन चुकी थी। सर्दियों का मौसम था और दिसंबर की ठंडी हवाओं ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले रखा था। सुबह का वक्त था और कोहरे की एक महीन चादर ने लाल पत्थर से बने किले को ढक रखा था। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा, सूरज देवता ने अपनी कृपा बरसाई और सुनहरी धूप की किरणें बादलों को चीरती हुई धरती पर उतर आई। ये धूप इतनी सुहावनी और प्यारी थी कि हर कोई इसकी गर्माहट पाने के लिए बेताब था। बादशाह अकबर भी अपने दीवान खास से निकलकर शाही बाग में आ गए थे, जहां वे अपने नवरत्नों और कुछ खास दरबारियों के साथ टहल रहे थे। बाग में रंग बिरंगे फूल खिले थे और ओस की बूंदें धूप में मोतियों की तरह चमक रही थी। बादशाह अकबर का मूड बहुत अच्छा था। वे कभी फूलों को देखते तो कभी आसमान में उड़ते परिंदों को, लेकिन उनकी नजर बार बार उस धूप पर जा रही थी जो पेड़ों के पत्तों से छनकर जमीन पर एक खूबसूरत कालीन की तरफ बिछी हुई थी। बादशाह चलते चलते एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रुक गए, जहां धूप का एक बड़ा सा टुकड़ा जमीन पर गिर रहा था। अकबर उसे गौर से देखने लगे और उनके मन में एक दार्शनिक विचार आया। उन्होंने सोचा कि यह धूप कुदरत का
कितना नायाब तोहफा है जो हमें रोशनी भी देता है और गर्माहट भी। लेकिन क्या हम इस पर काबू पा सकते हैं? ये विचार आते ही बादशाह के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई, क्योंकि उन्हें बीरबल की परीक्षा लेने का एक और नया और अनोखा बहाना मिल गया था। अकबर ने अपनी मूंछों पर ताव दिया और अपने दरबारियों की ओर मुड़े, जिनमें बीरबल भी शामिल थे। बादशाह ने जमीन पर पड़े उस धूप के टुकड़े की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो बीरबल, कुदरत ने हमें बेशुमार दौलत दी है। हमारे खजाने में हीरे जवाहरात है, हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज है। लेकिन आज मुझे महसूस हो रहा है कि हमारे खजाने में एक चीज की कमी है। बीरबल ने झुककर अदब से पूछा, जहांपनाह, ऐसी कौन सी चीज है जो शहंशाह हिंदुस्तान के पास नहीं है? अगर आप हुक्म करें तो उसे दुनिया के किसी भी कोने से लाया जा सकता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए जमीन पर पड़ी धूप की ओर इशारा किया और बोले, बीरबल, मुझे ये धूप चाहिए, लेकिन सिर्फ रोशनी के रूप में नहीं। मुझे धूप का एक टुकड़ा चाहिए, ठीक वैसा ही जैसा ये जमीन पर पड़ा है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए धूप का एक टुकड़ा लाओ, जिसे मैं अपने महल के अंदर रख सकूं, और जब मेरा मन चाहे मैं उससे रोशनी और गर्मी ले सकूं। क्या तुम मेरे लिए धूप का एक टुकड़ा ला सकते हो? ये फरमान सुनते ही दरबारियों के बीच खलबली मच गई। मुल्ला दो प्याजा और अन्य विरोधी दरबारी मन ही मन खुश हो गए, क्योंकि ये मांग पूरी तरह से असंभव थी। धूप कोई ठोस वस्तु नहीं है जिसे उठाया जा सके या काटा जा सके। ये तो सिर्फ एक एहसास है, एक रोशनी है जिसे पकड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने सोचा कि आज तो बीरबल का फंसना तय है, क्योंकि अगर वो मना करेंगे तो बादशाह की तौहीन होगी, और अगर हाँ कहेंगे तो पूरा कैसे करेंगे। हर किसी की नजर बीरबल पर टिकी थी कि अब वो क्या जवाब देंगे। बीरबल ने उस धूप के टुकड़े को देखा और फिर बादशाह के चेहरे को देखा। वे समझ गए कि बादशाह आज अच्छे मूड में है और एक असंभव पहेली सुलझाने को कह रहे हैं। बीरबल ने हमेशा की तरह अपना धैर्य नहीं खोया। उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, जहांपनाह, आपकी ख्वाहिश बहुत ही नायाब है। धूप का टुकड़ा मांगना यह साबित करता है कि आपकी सोच कितनी ऊंची है। वैसे तो ये काम कुदरत के नियमों के खिलाफ है, क्योंकि धूप को मुट्ठी में कैद नहीं किया जा सकता। लेकिन चूंकि ये हुक्म बादशाह सलामत का है, तो बीरबल कोशिश जरूर करेगा। मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए ताकि मैं सोच सकूं कि सूरज से उसका एक टुकड़ा कैसे उधार मांगा जाए। बादशाह अकबर ने खुश होकर कहा, ठीक है बीरबल, हम तुम्हें कल सुबह तक का वक्त देते हैं। अगर तुम धूप का टुकड़ा लाने में कामयाब हो गए तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा, और अगर नाकाम रहे तो तुम्हें स्वीकार करना होगा कि तुम्हारी अक्ल हर जगह काम नहीं आती। बीरबल वहां से विदा लेकर अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते भर वे सोचते रहे कि धूप को कैसे पकड़ा जाए। ये कोई पहेली नहीं थी जिसका जवाब शब्दों में दिया जा सके। ये एक भौतिक चुनौती थी। बीरबल जानते थे कि बादशाह को धूप नहीं चाहिए, उन्हें बस बीरबल की हार या फिर कोई बहुत ही चतुर जवाब चाहिए। बीरबल अपने घर के आंगन में बैठकर इसी उधेड़बुन में लगे थे। उनकी पत्नी ने जब उन्हें चिंतित देखा तो कारण पूछा। बीरबल ने सारी बात बताई। पत्नी ने कहा, यह तो पागलपन है, धूप को भला कोई कैसे ला सकता है? आप बादशाह को जाकर सच क्यों नहीं बोल देते? बीरबल ने कहा, सच तो सबको पता है बेगम, लेकिन बादशाह को सच नहीं, अक्लमंदी देखनी है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे उनकी मांग भी पूरी हो जाए और धूप की फितरत भी न बदले। शाम हो गई और सूरज ढल गया, अंधेरा छाने लगा। तभी बीरबल की नजर अपने घर में जलते हुए एक दिए पर पड़ी, और फिर उनकी नजर पानी से भरे एक मटके पर गई। अचानक उनके दिमाग में एक विचार आया, एक ऐसा विचार जो सरल था, लेकिन बादशाह के सवाल का सटीक जवाब था। बीरबल के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने चैन की नींद ली। अगली सुबह दरबार लगा, पूरी सभा खचाखच भरी थी। हर कोई ये देखने को उत्सुक था कि बीरबल धूप का टुकड़ा कैसे लाएंगे। क्या वो जादू करेंगे या फिर खाली हाथ आकर माफी मांगेंगे? बादशाह अकबर तख्त पर बैठे और उन्होंने इधर उधर देखा। बीरबल अभी तक नहीं आए थे। कुछ देर बाद बीरबल दरबार में दाखिल हुए, लेकिन वो अकेले नहीं थे। उनके साथ दो सेवक थे जिन्होंने एक बड़ा सा थाल पकड़ रखा था, जिसे एक मखमली कपड़े से ढका गया था। बीरबल ने दरबार के बीचों बीच आकर बादशाह को सलाम किया और कहा, जहांपनाह, आपके हुक्म की तामील हुई। मैं आपके लिए धूप का एक बहुत ही खास
और नायाब टुकड़ा लाया हूं, जिसे मैंने बहुत मुश्किल से सूरज देवता से मांग कर हासिल किया है। बादशाह अकबर हैरान रह गए। उन्हें लगा था कि बीरबल कोई बहाना बनाएंगे, लेकिन यहां तो वो कुछ लेकर आए हैं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या वाकई बीरबल? दिखाओ कहां है वो धूप का टुकड़ा, लेकिन सावधान रहना, अगर ये कोई मजाक हुआ तो अच्छा नहीं होगा। बीरबल ने संजीदगी से कहा, हुजूर, ये मजाक नहीं है, लेकिन इस धूप के टुकड़े को देखने के लिए और इसे हासिल करने के लिए आपको मेरे साथ दरबार से बाहर खुले आंगन में चलना होगा, क्योंकि ये धूप का टुकड़ा बहुत शर्मीला है। ये चारदीवारी के अंदर अपनी चमक खो देता है, और इसे रखने के लिए मैंने जो पिंजरा बनाया है वो भी खास है। बादशाह अकबर की जिज्ञासा बढ़ गई। वे तुरंत अपने सिंहासन से उठे और बीरबल के साथ बाहर आंगन की ओर चल दिए। सारे दरबारी भी पीछे पीछे हो लिए। आंगन में अच्छी खासी धूप खिली हुई थी। बीरबल ने सेवकों को इशारा किया। सेवकों ने वो थाल एक ऊंची जगह पर रख दिया। बीरबल ने बादशाह से कहा, जहांपनाह, इस कपड़े के नीचे एक खास बर्तन है जिसमें मैंने धूप को कैद किया है, लेकिन इसकी एक शर्त है। धूप आजाद रहना पसंद करती है, इसलिए जैसे ही आप इसे देखेंगे आपको इसे तुरंत पकड़ना होगा, वरना ये उड़ जाएगी। क्या आप तैयार है? बादशाह ने कहा, हां तैयार है, तुम कपड़ा हटाओ। बीरबल ने एक झटके से वो मखमली कपड़ा हटा दिया। कपड़े के हटते ही वहां एक बड़ा सा सोने का बर्तन, परात, दिखाई दिया, जिसमें लबालब साफ पानी भरा हुआ था। बीरबल ने उस बर्तन को ऐसी जगह रखा था जहां सूरज की सीधी किरणें पानी पर पड़ रही थी। शांत पानी में सूरज का प्रतिबिंब, परछाई, बिल्कुल साफ और चमकीला दिखाई दे रहा था। पानी की वजह से वो प्रतिबिंब असली सूरज की तरह ही चमक रहा था और उससे रोशनी निकल रही थी। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, देखिए जहांपना, ये रहा धूप का सबसे चमकीला टुकड़ा। मैंने इसे आसमान से उतारकर इस बर्तन में कैद कर लिया है। अब ये आपके पास है। बादशाह अकबर और दरबारी उस बर्तन में चमकते हुए सूरज को देख रहे थे। वो वाकई बहुत सुंदर लग रहा था। पानी में कैद सूरज का वो टुकड़ा बिल्कुल असली लग रहा था। बीरबल ने आगे कहा, हुजूर, अब देर मत कीजिए, मैंने अपना वादा पूरा किया। अब आप इस टुकड़े को उठा लीजिए और अपने खजाने में रखवा दीजिए, लेकिन याद रहे ये बहुत नाजुक है। बादशाह अकबर मुस्कुराए। वे बीरबल की चतुराई समझ चुके थे, लेकिन वे भी हार मानने वालों में से नहीं थे। अकबर ने सोचा कि बीरबल को उसी के जाल में फंसाया जाए। बादशाह ने पानी की तरफ हाथ बढ़ाया और जैसे ही उन्होंने पानी को छूकर उस धूप के टुकड़े को उठाने की कोशिश की, पानी हिल गया। पानी के हिलते ही लहरें पैदा हुई और वो गोल चमकता हुआ सूरज का प्रतिबिंब टूटकर बिखर गया। अब वहां सिर्फ हिलता हुआ पानी और बिखरी हुई रोशनी थी। सूरज का वो टुकड़ा गायब हो गया था। बादशाह ने बीरबल